अनकही बातें के साथ है और उसके देश में जिसने भी अनकही बातें की बदनामी करने की कोशिश की तो वो उसे सीधे जेल में डाल देगा। इसके बाद काफ़ी लोग अपने अपने देश के गेम लवर्स के साथ इस प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होने लगे और अनकही बातें के फेवर में वो उसे चिट्ठी लिखी जिसमें उस सिद्धार्थ अपनी कंपनी को बचाने के लिए हर वो कोशिश कर रहा था जो वो कर सकता था। उसने अपने गेम लवर्स को एक खुली चिट्ठी लिखी जिसमें उसने साथ खड़े होने की अपील की। इसका असर हुआ और सबसे पहले इटली के प्रधानमंत्री ने ओवरसीज नेटवर्क के सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा कि वो अनकही बातें के साथ है और उसके देश में जिसने भी अनकही बातें की बदनामी करने की कोशिश की तो वो उसे सीधे जेल में डाल देगा। इसके बाद काफ़ी लोग अपने अपने देश के गेम लवर्स के साथ इस प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होने लगे और अनकही बातें के फेवर में लिखने लगे। जब इस गेम लवर्स के इकट्ठा होने के उन्होंने बाकायदे कई देशों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। आखिर दुनिया भर में एक पॉपुलर गेमिंग प्लेटफॉर्म के नाते इस पर होने वाली बड़ी घटनाएं लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। जो लोग अनकही बातें और स्ट्रिक्टली इन दो गेम्स से दुश्मनी रखते हैं अब वो भी अनकही बातें के काम में जानना चाहते हैं। वो जानना चाहते थे प्रदर्शन करने के लिए आखिर कितने लोगों को इकट्ठा किया जा सकता है। अनकही बातें कंपनी का बड़ा विरोध करने वाले एक जर्मन बिली ने कहा, अरे मुझे लगता है कि इस प्रदर्शन में शायद 100 या 200 लोगों को इकट्ठा कर सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। जस्टिन सेंचुरी को बैन करने में धमकी देने वाले एक अमेरिकन कांग्रेस मेंबर एंथनी ने उसके साथ बातचीत की। यार मुझे तो लगता है कि वो लोग ज्यादा लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, यूएसए में ही कम से कम 500 प्लेयर्स हो सकते हैं। ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर ने उसकी बात का पलटकर जवाब देते हुए कहा, कम ऑन मिस्टर एंथनी, इस गेम के लिए प्रोटेस्ट करने के लिए कौन बेवकूफ सड़कों पर उतरेगा? क्या खाने और सोने के अलावा लोगों के पास करने के लिए कुछ और नहीं है? दुनिया में सिर्फ यही तो नहीं बल्कि और भी बहुत सारे हैं। और वो ये भी देखना चाहते हैं कि कितने लोग खड़े होकर अनकही बातें कंपनी के लिए नारे लगा सकते हैं। अनकही बातें के लिए दुश्मनी रखने वाले ये लोग मन ही मन सोच रहे हैं कि जब अनकही बातें कंपनी को गिराया जाएगा तो वो अनकही बातें कंपनी को फिर से कड़ी टक्कर देंगे। अगर उन्हें सील नहीं होना है तो उन्हें प्रोटेक्शन फी तो पे करना ही पड़ेगा। अनकही बातें कंपनी के सारे प्रॉफिट्स का 80 या 90% उन्हें देना बेहतर होगा। इस तरह वो लोग अनकही बातें कंपनी को खुलेआम हरा कर खत्म कर सकते हैं। लेकिन जब वेस्टर्न सेंचुरी, ओरिएंटल सेंचुरी और अनकही बातें कंपनी से प्यार करने वाले ये प्लेयर्स जब अलग अलग देशों में मिले और इकट्ठा हुए तो गंदे विचारों वाले पॉलिटिशियंस को सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। वॉशिंगटन यूएसए में अनगिनत लोग जबरदस्त मोमेंटम के साथ व्हाइट हाउस के बड़े ट्रैफिक स्क्वायर के सामने इकट्ठे हुए। उन्होंने उस बड़े से चौक को खचाखच भर दिया। कंजर्वेटिवली अंदाजा लगाने पर लगा कि कम से कम ये लोग 1 लाख तो होंगे ही। ये सचमुच काफी भयानक फिगर है। आश्चर्य की बात है कि ओवरसीज नेटवर्क की अपील पर एक में 1 लाख लोगों को बुलाया जा सकता है। इसने लोगों को अनकही बातें कंपनी के अच्छे खासे इन्फ्लुएंस का एहसास भी कराया। अनकही बातें कंपनी के साथ किए गए सरकार के ये गलत रवैये के विरोध में कई गेम लवर्स सड़कों पर उतर आए। लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल मार्च यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ईस्टर्न एशिया, साउथ कोरिया और जापान में हुआ। यूरोप में बहुत सारे लोग हैं, जैसे 1 लाख की स्ट्रेंथ के साथ पेरिस, 50,000 की स्ट्रेंथ के साथ लंदन और सबसे बड़ा जुलूस जर्मनी का है क्योंकि जर्मन सरकार ने अनकही बातें कंपनी के खिलाफ सबसे हार्श लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है। जर्मनी में बर्लिन का जुलूस एक भयानक फिगर 2 लाख तक पहुंच गया है। बर्लिन के सबसे बड़े ट्रैफिक स्क्वायर पर कब्जा कर लिया गया है और अनकही बातें कंपनी के खिलाफ इंडिविजुअल जर्मन मेंबर्स के अन्याय और अत्याचार को पब्लिसाइज किया गया है। ये सब सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव एस्टिमेट है। दुनिया भर में 10 लाख से ज्यादा परेड निकली है और वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इन परेडों को सपोर्ट करने वाले इंटरनेट पर 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग ऑनलाइन हैं। वो लगातार दहाड़ रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए हम अनकही बातें कंपनी को अत्याचार का सामना नहीं करने देंगे। आज हम अनकही बातें के साथ हैं और ऊपर वाला हमारे साथ है। यदि आप अनकही बातें को गिराना चाहते हैं तो आपको पहले हमें गिराना होगा। अनकही बातें कंपनी तक पहुंचने के लिए आपको हमारी लाशों के ऊपर से गुजरना होगा। अनकही बातें हम आपका समर्थन करते हैं। कोई भी हमारी कीमती गेम वेस्टर्न सेंचुरी को छीनने की हिम्मत नहीं कर सकता है। अगर हम वेस्टर्न सेंचुरी और ओरिएंटल सेंचुरी खेलना बंद कर दें तो हमारे पास जिंदगी में कुछ करने के लिए क्या उम्मीद बचेगी? इससे भी ज्यादा पावरफुल है हंगर स्ट्राइक। प्रोटेस्ट करने के लिए भूख हड़ताल का फुल फ्लेजेड प्लान भी डिस्प्ले किया गया जिसने अनगिनत मीडिया और यहाँ तक कि दुनिया के इन्फ्लुएंशियल मीडिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। मार्च करने वाले सिर्फ 200 या 500 नहीं है बल्कि लाखों में है। यहाँ तक कि मार्च करने वाले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर सिर्फ नेटवर्क पर्सनल को गिना जाए तो सिर्फ यही लोग करोड़ों में होंगे। इतने सारे लोग सचमुच भयानक है जो अनकही बातें से दुश्मनी रखने वाले लोग हैं और मजाक खत्म होते हुए देखने का इंतजार कर रहे हैं। इतने सारे प्रोटेस्ट मार्च ने उन्हें सचमुच में डरा दिया है। अपने भविष्य की परवाह करने वाला कोई भी पॉलिटिशियन इस बड़े ग्रुप के अस्तित्व को नजरअंदाज करने की हिम्मत कभी नहीं करेगा। सिर्फ सड़क पर ही लाखों लोग हैं और उनके सपोर्ट में करोड़ों लोग ऑनलाइन हैं। सभी अपने सिर पर कफन बांधे हुए हैं। ओवरसीज नेटवर्क की ताकत पहली बार सामने आ रही है जो इतनी भयानक ताकत इकट्ठा करने की काबिलियत रखती है। वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो अनकही बातें कंपनी के खिलाफ एविडेंस और प्रेजुडिस से भरे हुए थे और अनकही बातें कंपनी को पूरी तरह से नीचे लाने की धमकी दे रहे थे, साथ ही अनकही बातें कंपनी को बड़ी टीम का मजाक बनते हुए देखना चाहते थे, वो सभी लोग अब एकदम चुप हैं। उन्हें अभी भी इस बात का सदमा है कि अनकही बातें कंपनी लाखों लोगों को इकट्ठा करके इतनी बड़ी परेड निकाल सकती है जिसने दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म पर उनकी बातों को पूरी तरह से मजाक बना दिया गया है। हकीकत में ऐसे लोगों के चेहरे पर जोरदार तमाचा जड़ दिया है जिन्होंने कहा था कि इस परेड में 100 या 500 से ज्यादा लोग नहीं शामिल हो पाएंगे। 1 लाख से ज्यादा लोगों की आवाज ने उनकी बोलती बंद कर दी थी। इसने उन्हें डरा दिया था और फिर उन्हें अपने भविष्य की चिंता होने लगी है। वो पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिशियंस के लिए सबसे जरूरी चीज है वोटर। फिलहाल हर एक एरिया में 1 लाख से ज्यादा वोटर्स को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अभी भी सड़क पर एक जुलूस है। इंटरनेट को देखते हुए ऐसे और भी लोग हैं जिनके पास सपोर्ट करने के लिए इंटरनेट तक पहुंच नहीं सकते हैं, वो भी लाखों लोगों तक पहुंच रहे हैं। ऑन एवरेज हर एक देश में ये लोग लाखों में होने चाहिए। इतनी बड़ी तादाद के सामने ये मुट्ठी भर नेताओं की क्या औकात है? जब तक इन पॉलिटिशियंस के सिर दुलती ना पड़े तब तक वो इतने सारे वोटर्स के साथ कैसे जुड़ सकते हैं? तो इन पॉलिटिशियंस ने या तो बहरे गूंगे होने का नाटक किया या अनकही बातें कंपनी की तारीफ करने लगे। जर्मन काउंसिल बिली ने कहा, हमारी केयरफुल इन्वेस्टिगेशन के बाद हमने पाया कि अनकही बातें कंपनी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं डिक्लेयर करता हूँ कि अनकही बातें कंपनी के खिलाफ जांच खत्म की जा सकती है। अमेरिकन कांग्रेसी एंथनी ने भी कहा, हे भगवान, हालांकि इस कंपनी के फाउंडर भारत से हैं, वो यूएसए के कानूनों का पालन करते हैं, सारे टैक्स समय पर चुकाते हैं और गेमिंग इंडस्ट्री के लिए एक मिसाल कायम करते हैं। यहाँ अनकही बातें कंपनी के लिए ईमानदारी से ढेर सारा प्यार एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर्स ने कहा, हाल ही में मैंने सभी की आवाजें सुनी। मैंने इस खेल को खेलने की कोशिश की। ये खेल वाकई में वंडरफुल है। मैं जुलूस के साथ हूँ। मैं आज अनकही बातें कंपनी के ब्रांच में जाने की सोच रहा हूँ और वहां जाकर उनसे उनकी सफलता की कहानी जानना चाहता हूँ।
और वो लोग सिर्फ इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने जो कहा वो कर भी रहे थे। उनके पास जुलूस के साथ फोटो खिंचवाने और अनकही बातें को दुनिया में अनोखा बताने की हिम्मत भी थी। ये सट्टेबाज बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं है। अगर वो अनकही बातें कंपनी और इनके प्लेयर्स को खुश कर सकते हैं तो लाखों करोड़ों वोटर्स उनके लिए बड़ा प्रॉफिट लाएंगे। वो लोग अब चापलूसी पर उतर आए हैं और लिख रहे हैं, मैं अनकही बातें कंपनी से प्यार करता हूँ। अनकही बातें कंपनी का गेम मेरे पिछले जन्म के माता पिता है। अनकही बातें कंपनी मेरी माँ है और मैं इससे प्यार करता हूँ। इस तरह की बातें बोल और लिखकर ये लोग वोटर्स को खुश करने के लिए जमकर जद्दोजहद कर रहे हैं। 10 लाख के पैमाने की परेड की सफलता के बाद नैस्डैक के खुलने के अगले दिन अनकही बातें कंपनी के शेयर की कीमत $1 करोड़ से बढ़कर $1,350 हो गई, लेकिन फिर साइडवेज हो गई। हालांकि गवर्नमेंट प्राइसेस को टेम्पररी हटा लिया गया है, फिर भी डोमेस्टिक सोर्स कोड का लीक होना अनकही बातें कंपनी के लिए एक भारी झटका है। हालांकि विदेशों में कॉपीराइट भारत की तुलना में कहीं ज्यादा स्टैंडर्डाइज होते हैं, फिर भी कहीं छिपे हुए खतरे हैं। $200 से ज्यादा के स्टॉक वैल्यू लौटाने के लिए अभी भी इसे काफी लंबा रास्ता तय करना है। मुंबई के एक हाई एंड क्लब के अंदर आकाश का चेहरा उदास है और वो अनकही बातें कंपनी के शेयर की कीमत को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा है। उन पॉलिटिशियंस के लिए जो किताबों के पन्नों से भी ज्यादा तेजी के साथ पलट जाते हैं, आकाश को उन पर बहुत गुस्सा आ रहा है। हकीकत में ये पॉलिटिशियंस को इस मसले में इतनी एक्टिवली बाहर निकलते हुए देखने की वजह आकाश और जॉनसन का फॉरेन ट्रांसफर है। हम कह सकते हैं कि इन्हें बिना फायदा पहुंचाए कोई भी जल्दी से कुछ नहीं कर सकता है। पैसे के लिए ये पॉलिटिशियंस अपने घर वालों तक को बेचने के लिए तैयार हो सकते हैं, तो फिर वो क्या नहीं कर सकते हैं। लेकिन इतने सारे परेड ने इन बेवकूफों को तुरंत शिकायत करने के लिए मजबूर कर दिया। उन्हें सिर्फ पैसों का लालच है और वो पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन उन्हें अपने वोटों की भी परवाह है। इसलिए आकाश और जॉनसन से अपना पेमेंट मिलने के बाद इन लोगों ने पावरफुल अनकही बातें कंपनी के सामने अपने घुटने टेकने और तलवे चाटने का काम शुरू कर दिया। वैसे भी अब अगर पैसा हाथ में होता तब भी ये बेवकूफ उन लोगों की मदद नहीं कर सकते थे। हालांकि नाराज आकाश अनकही बातें कंपनी की एनर्जी से हैरान है। ऐसा लगता है कि अनकही बातें कंपनी को नीचे लाने के लिए उन्हें एक लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। अनकही बातें कंपनी को देखने के लिए आकाश के साथ एक वकील है, मिस्टर डांग, लेकिन जॉनसन को अपनी पढ़ाई के लिए वापस बर्लिन जाना पड़ा। इन 2 दिनों में डांग अभी भी अनकही बातें कंपनी की नेगेटिव न्यूज कर रहा है। उसे पता चल गया कि अनकही बातें कंपनी जीत गई थी। डांग बहुत परेशान है। उसने ये भी महसूस किया कि अनकही बातें कंपनी को वाकई में हराना बहुत मुश्किल था। खतरनाक गलतियां करने के लिए उसे भी अनकही बातें कंपनी के डिसीजंस लेने के लेवल तक पहुंचने की जरूरत थी। अब आकाश का अगला कदम क्या होगा? क्या वकील डांग का आइडिया सिद्धार्थ के अगेंस्ट काम करेगा? क्या अनकही बातें कंपनी को दूसरा झटका देने में आकाश कामयाब हो पाएगा? क्या सिद्धार्थ के लोगों की इन्वेस्टिगेशन इस बात का खुलासा कर पाएगी कि उसका दुश्मन कौन है? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए सुनते रहिए तू मेरा हीरो नंबर 0, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सिद्धार्थ की मेहनत रंग लाई। प्लेयर्स की टीम के इकट्ठा होने से कई देशों का ध्यान उनकी तरफ गया। लोगों को उम्मीद नहीं थी कि अनकही बातें कंपनी के लिए इतने लोग खड़े हो सकते हैं। जो लोग अनकही बातें कंपनी से रंजिश रखते थे वो इस इंतजार में थे कि अनकही बातें कंपनी के पतन के बाद वो उसे कड़ी टक्कर देंगे। लेकिन वो लोग ये देखकर चौंक गए कि दुनिया के हर देश में जबरदस्त मोमेंटम के साथ लाखों लोग इकट्ठा हुए और इन लोगों का साथ देने के लिए करोड़ों लोग ऑनलाइन रहकर उन्हें सपोर्ट कर रहे थे। इनमें से सबसे बड़ा जुलूस जर्मनी का था। दुनिया भर में 10 लाख से ज्यादा रैली निकाली और अभी भी ये सिलसिला थमा नहीं है, बल्कि लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों का कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम अनकही बातें कंपनी को अत्याचार का सामना नहीं करने देंगे। पब्लिक की ताकत को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो अभी तक अनकही बातों के खिलाफ थे वो अनकही बातें के फेवर में हो गए, क्योंकि उन्हें अपने वोटर्स की चिंता थी। आखिर पॉलिटिशियंस के लिए वोटर्स सबसे ज्यादा जरूरी चीज है और हर एक एरिया में 1 लाख से ज्यादा वोटर्स को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ये देखकर आकाश को बहुत गुस्सा आया। लाखों के पैमाने की परेड की सफलता के साथ नैस्डैक में अगले दिन अनकही बातें कंपनी के शेयर की कीमत बढ़ गई, लेकिन फिर भी खतरा टला नहीं। आकाश अनकही बातें कंपनी की एनर्जी से काफी हैरान है और अब उसे ऐसा लगता है कि अनकही बातें कंपनी को नीचे लाने के लिए उन्हें और भी ज्यादा लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। इन 2 दिनों में उनके वकील मिस्टर डांग ने अनकही बातें के फाउंडर के खिलाफ नेगेटिव न्यूज बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन जब उसे पता चला कि अनकही बातें कंपनी जीत गई है तो वो बहुत हैरान हुआ। उसे लग रहा था कि अनकही बातें कंपनी को हराना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए उन्हें भी अपना डिसीजन मेकिंग लेवल इंप्रूव करना पड़ेगा। लेकिन ये अनकही बातें कंपनी अभी भी फीजिबल है। वैसे ही अनकही बातें कंपनी के शेयर प्राइस को भी टक्कर दे सकता है। अगले दिन बैरिस्टर मिस्टर डांग ने झूठी खबर बनाई कि अनकही बातें कंपनी के फाउंडर ने जवान लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की और बच्चों के साथ गलत हरकत की है, और फिर उसने ये खबर मेजर डोमेस्टिक न्यूज मीडिया को दे दी। क्योंकि ये गढ़ी हुई खबर थी, इसलिए इसका कोई सबूत तो था नहीं, इसलिए हेडलाइंस में सस्पेक्टेड शब्द का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि आकाश और जॉनसन ने पर्दे के पीछे रहकर अपनी खुद की मीडिया पावर का इस्तेमाल किया और एक वेल नोन डोमेस्टिक बैरिस्टर डांग प्लेटफॉर्म से बाहर आ गया। इसलिए उन्हें मीडिया का विश्वास हासिल हो गया और फिर मीडिया ने उन्हें काफी वाइडली रिपोर्ट किया। फिर इसने विदेशी मीडिया का भी ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। देश चाहे कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये छेड़छाड़ किस देश में हुई है। इस तरह की हरकतों को हर देश में अनैतिक माना जाता है, जो कि अनकही बातें कंपनी के फाउंडर की रेपुटेशन को भी बहुत नुकसान पहुंचाता है। अब देखना यह है कि क्या अनकही बातें कंपनी का फाउंडर वाकई में इतना बेशर्म और घटिया इंसान है। लेकिन अब तक सिद्धार्थ पर इन्वेस्टिगेशन शुरू करने की मांग करने की किसी की भी हिम्मत नहीं हुई है। आखिर अनकही बातें कंपनी के गेम्स के इतने सारे प्लेयर्स उन्हें डराने के लिए काफी हैं। आखिर सिद्धार्थ ने कंचन को जो इन्वेस्टिगेशन का काम दिया था उसका नतीजा भी सामने आ गया। सिद्धार्थ ने नतीजे देखकर आश्चर्य से आंखें बड़ी कर ली और आंखें चढ़ाकर रिजल्ट को सीधे ड्रॉर में डाल दिया। अफवाह फैलाने के सोर्स का पता लगाने के लिए कंचन ने एक खास टेक्निक का इस्तेमाल किया है। हाल ही में मिस्टर डांग नाम का एक बैरिस्टर सिद्धार्थ को बदनाम करने के लिए प्लेटफॉर्म के बाहर आया है। सिद्धार्थ ने सोचा कि उसे कुछ तो करना चाहिए। फिर सिद्धार्थ ने कॉल करने के लिए फोन उठाया और फिर नीचे जाने का ऑर्डर दिया। फिर उसने कॉल काट दी और वो काफी संतुष्ट लग रहा था। सिद्धार्थ इसकी वजह से अपना अच्छा खासा मूड खराब नहीं करना चाहता था। आज सिद्धार्थ भी जानवी के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट पसंद करने के लिए एक ज्वेलरी शॉप पर जाने की सोच रहा है। जब से सिद्धार्थ और जानवी के बीच इंटीमेट रिलेशनशिप शुरू हुआ है तब से सिद्धार्थ और जानवी के बीच संबंध काफी तेजी से गरमाने लगे हैं। अब जानवी रोज रोज सिद्धार्थ को कॉल करती थी। उसे ऐसा करना पसंद था। जब भी उसके पास समय होता तो जानवी सिद्धार्थ के कॉलेज आकर सिद्धार्थ से कहती है कि अगर वो उसे किस करना चाहता है तो उसे उसके बनाए हुए गाने को रिवाइज करने में उसकी मदद करनी होगी। जानवी के लिए सिद्धार्थ का साथ और उसके साथ बिताया हुआ हर एक पल बहुत खुशनुमा है। सिद्धार्थ को जानवी के जन्मदिन के बारे में हमेशा पता रहता है, लेकिन वो आज तक कभी
कभी भी जाह्नवी के जन्मदिन पर उसके साथ नहीं रहा, लेकिन अब जब जाह्नवी और सिद्धार्थ एक रिलेशनशिप में आ गए हैं तो जाहिर है कि सिद्धार्थ चाहता है कि वो जाह्नवी को एक सरप्राइज दे। सिद्धार्थ को याद आया कि जब वो रिया के साथ रिलेशनशिप में था तब उसने रिया को कभी भी इस तरह का सरप्राइज नहीं दिया था। यह सोचकर सिद्धार्थ बहुत गिल्ट महसूस हो रहा था। सिद्धार्थ ने अपने बारे में भी सोचकर देखा और अनुमान लगाया कि रिया ने आखिर उसे छोड़ने का फैसला क्यों किया होगा। शायद इसलिए क्योंकि सिद्धार्थ में टेंडरनेस और कंसिडरेशन की कमी काफी थी। इसलिए अब जब वो फिर से रिलेशनशिप में आया है तो वो जाह्नवी के साथ ये गलती रिपीट नहीं करना चाहता था। उसे खुद से महसूस हुआ कि उसे जाह्नवी के लिए कुछ तो करना चाहिए। आज दोपहर को क्लास नहीं हुई। सिद्धार्थ जाह्नवी के लिए गिफ्ट पसंद करने के लिए मुंबई की हाई एंड ज्वेलरी शोरूम गया। सिद्धार्थ शुरू से ही जाह्नवी के लिए हीरो की अंगूठी खरीदना चाहता था, लेकिन फिर इसके लिए उसे जाह्नवी के उंगली की नाप चाहिए होगी और ये बहुत फॉर्मल गिफ्ट हो जाएगा। इसलिए सिद्धार्थ ने सोचा कि उसे एक नेकलेस या एक ब्रेसलेट खरीद लेना चाहिए। शॉपिंग मॉल में घूमने के बाद वो एक हीरे के शोरूम में चला गया और वहां जाने के बाद सिद्धार्थ ने चारों तरफ घूम घूम कर देखना शुरू कर दिया। अंदर शोकेस में रखे हीरे बहुत अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन उन्हें देखकर सिद्धार्थ को कोई एक्साइटमेंट महसूस नहीं हो रही है। कई खूबसूरत फीमेल स्टाफ सिद्धार्थ को देखकर काफी उदासीन दिखाई दे रही हैं। आखिर सिद्धार्थ अकेला आया है और उसके आसपास कोई फीमेल नहीं है। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कुछ खरीदारी करने के लिए आया होगा। वैसे इस शोरूम में जो सोने और हीरे के जेवरात हैं वो ऑर्डिनरी कंज्यूमर्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक खूबसूरत लड़की ने बड़ी शालीनता से सिद्धार्थ से पूछा कि उसे क्या देखना है। सिद्धार्थ को उस लड़की का इस तरह बोलना पसंद नहीं आया। बिल्डिंग खरीदते समय भी उसके साथ ऐसा ही सवाल किया गया था। उसने अपनी आंखें घुमाई और अंदर एक सुंदर से सोने के नेकलेस की तरफ इशारा करके कहा, मुझे नेकलेस दिखाइए। उस सुंदर लड़की ने नेकलेस निकाला और सिद्धार्थ को दे दिया। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, सर आपकी नजर बहुत अच्छी है। ये नेकलेस हमारे शोरूम में बिल्कुल नया आया है। आप इसे अपनी गर्लफ्रेंड को देंगे तो उन्हें ये बहुत पसंद आएगा। सिद्धार्थ ने पूछा, ये नेकलेस कितने का है? सुंदर लड़की के चेहरे पर एक प्रोफेशनल स्माइल आ गई और उसने कहा, सर इस नेकलेस को इटर्नल लव कहा जाता है। ये हमारी दुकान में सबसे हाई ग्रेड नेकलेस है। अगर आपको यही खरीदना है तो हम आपको इसमें करीब 8.80% का डिस्काउंट दे सकते हैं। इसे आप सिर्फ 28,000 में खरीद सकते हैं। लेकिन सिद्धार्थ के माथे पर शिकन देखकर सुंदर लड़की के दिल में कुछ खड़खड़ाहट सी हुई और उसने सोचा, ना खरीदने का सीक्रेट तरीका यही है कि इसे नापसंद कर दिया जाए। ये तुम्हारे लिए बहुत महंगा है ना? इस तरह का नेकलेस वाकई में काफी महंगा है। नॉर्मल सी बात है कि यंग लोग इसे खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकते। तभी सिद्धार्थ की आवाज उसके कान में पड़ी, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। क्या आपकी दुकान में इससे बेटर कुछ है? क्वालिटी? इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है? वो सुंदर लड़की थोड़ी देर के लिए रुक गई। उसने सोचा, 28,000 का ये नेकलेस घटिया कैसे हो सकता है? सुंदर लड़की ने जल्दी से कहा, सर ये हमारी दुकान में सबसे अच्छी क्वालिटी का नेकलेस है, लेकिन ये बहुत महंगा है। आप कितनी कीमत एक्सेप्ट कर सकते हैं? हालांकि लड़की ने ये बात गलती से पूछ ली थी, लेकिन वो सुंदर लड़की बेवजह वक्त जाया नहीं करना चाहती थी। जितने का भी हो, कीमत की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब सिद्धार्थ ने ये कहा तो वो सुंदर लड़की खुशी से गदगद हो गई। उस खाली पड़े शोरूम में चारों तरफ जितने भी सेल्स स्टाफ थे उन्होंने तुरंत अपनी आंखें सिद्धार्थ पर लड़ा दी और मन ही मन सिद्धार्थ को अटेंड ना करने के लिए खुद को दोषी ठहराने लगे। अगर इस आदमी ने सचमुच में कोई बड़ा ऑर्डर दे दिया तो उन्हें जबरदस्त कमीशन मिल सकता है। सुंदर लड़की थोड़ा रुकी और कहा, ठीक है, लेकिन अगर आप चाहे तो मैं मैनेजर से इसे मंगवा लेती हूँ। असल में वो लड़की सिद्धार्थ को एक ही लेवल का नेकलेस दिखाना चाहती थी, लेकिन सिद्धार्थ को देखते हुए उसे लगा कि भले ही वो उसे इस तरह के हजारों नेकलेस दिखा दे, लेकिन सिद्धार्थ को उनमें से कोई भी नेकलेस पसंद नहीं आने वाला है। इसलिए अब उसे लगता है कि उसे सिद्धार्थ को सबसे अच्छा वाला नेकलेस ही बाहर निकाल कर दिखाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा करने में उसे डर भी लग रहा है। सिद्धार्थ ने इसे हिलाकर हामी भर दी तो सुंदर लड़की ने तुरंत अपना मोबाइल फोन निकालकर एक कॉल लगाया। कुछ ही समय में एक मैनेजर जैसा आदमी एक तिजोरी नुमा बक्सा लेकर भागते हुए आया और पूछा, इसकी जरूरत किसे है? सुंदर लड़की ने जल्दी से सिद्धार्थ की तरफ इशारा करके कहा, सर ये सज्जन सबसे अच्छा नेकलेस देखना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि अगर वो इन्हें पसंद आ गया इनके लिए कीमत की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैनेजर ने बड़ी गंभीरता से सिद्धार्थ को देखा और तिजोरी से नेकलेस निकालने के लिए सिर हिलाकर हामी भरी। सिद्धार्थ को भी इसमें दिलचस्पी होने लगी थी। वो भी देखना चाहता था कि इस नेकलेस में ऐसा क्या है जिसे वाकई में इतना प्रोटेक्ट करके रखने की जरूरत है। तभी मैनेजर ने एक बक्सा खोला जिसमें एक बहुत ही सुंदर नेकलेस नजर आया। उस बक्से में रखे हुए बड़े बड़े गुलाबी हीरो वाले इस नेकलेस ने सिद्धार्थ का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। रोशनी के नीचे उस गुलाबी नेकलेस की इनोसेंट ब्यूटी निखर कर दिखाई दे रही है। जिन लड़कियों ने उस गुलाबी हीरे वाले नेकलेस को देखा वो उसे ललचाई आंखों से देखती ही रह गई। हालांकि ये नेकलेस दुनिया के 10 कैरेट वाले टॉप डायमंड से थोड़ा अलग है। ये सिर्फ एक छोटा सा नेकलेस है। सिद्धार्थ को ये नेकलेस बहुत पसंद आया। उसने इसे हिलाकर पूछा, बीच में जो हीरो का नेकलेस है वो कितने का है? मैनेजर ने कहा, सर इस नेकलेस को हार्ट ऑफ द सी कहा जाता है। इसके बारे में कई कहानियां भी है। ये हीरा कभी एक रशियन रॉयल फैमिली का हुआ करता था। सिद्धार्थ ने इम्पेशेंट होकर मैनेजर की बात बीच में ही काटते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, मैंने पूछा ये कितने का है? मैनेजर अजीब तरह से हंस पड़ा और फिर थोड़ा संभल कर बोला, सर इस नेकलेस की कीमत 15,20,000 रुपए है। इसके लिए ना तो कोई मोल भाव होगा और ना ही कोई डिस्काउंट मिलेगा। क्या सिद्धार्थ जाह्नवी के लिए ये नेकलेस खरीद लेगा? जो लड़की सिद्धार्थ पर जान देती थी, सिद्धार्थ ने उसे इतनी आसानी से बुलाकर जाह्नवी के साथ रिश्ता बना लिया। क्या जाह्नवी और सिद्धार्थ का रिश्ता दूर तक चल पाएगा? क्या होगा जब रिया वापस लौटेगी? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए सुनते रहिए तू मेरा हीरो नंबर 0 सिर्फ पॉकेट एफएम पर। जैसे कि आकाश और जॉनसन ने अपने वकील के साथ मिलकर तय किया था, बैरिस्टर डांग ने झूठी खबर बनाई कि अनकही बातें कंपनी के फाउंडर ने जवान लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की और बच्चों के साथ गलत हरकत की है और उसे मीडिया में रिलीज कर दिया। इसका कोई सबूत नहीं था, इसलिए हेडलाइंस में सस्पेक्ट शब्द का इस्तेमाल किया गया था। इस खबर ने विदेशी मीडिया का भी ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। इस तरह की हरकतों को हर देश में अनैतिक माना जाता है और इससे अनकही बातें कंपनी के फाउंडर की रेपुटेशन को भी बहुत नुकसान पहुंचता है। क्या अनकही बातें कंपनी का फाउंडर वाकई में इतना बेशर्म और घटिया इंसान है? अब तक सिद्धार्थ पर इन्वेस्टिगेशन करने की मांग करने की किसी की भी हिम्मत नहीं हुई। आखिर में सिद्धार्थ ने कंचन को जो इन्वेस्टिगेशन का काम दिया था उसका नतीजा भी सामने आ गया था। एक वेल नोन बैरिस्टर डांग सिद्धार्थ को बदनाम करने के लिए सामने आया है। सिद्धार्थ ने भी सोचा कि उसे भी कुछ करना चाहिए। उसने किसी को कॉल करके नीचे जाने का ऑर्डर दिया और रिलैक्स हो गया। वो अपना मूड खराब नहीं करना चाहता था। जाह्नवी से रिलेशनशिप शुरू होने के बाद दोनों के बीच का प्यार काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था। आज सिद्धार्थ जाह्नवी के लिए अच्छा सा गिफ्ट खरीदने के लिए ज्वेलरी शोरूम गया था।
और उसे एक 15,20,000 की कीमत का एक सिंग डायमंड वाला छोटा सा नेकलेस पसंद आया। आमतौर पर इतनी बड़ी कीमत सुनने के बाद ज्यादातर कस्टमर्स चौंक जाते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई अरबपति को भी एक नेकलेस खरीदने के लिए 10 लाख रुपए से ज्यादा निकालना पड़े तो उसे थोड़ा बहुत दर्द तो होगा ही। लेकिन सिद्धार्थ को देखकर ऐसा लगा जैसे उसे इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, जबकि वो अभी काफी यंग है। वो 10 लाख से ज्यादा कैसे खर्च कर सकता है? जब मैनेजर को लगा कि वो बेकार में इस बक्से को लेकर यहाँ तक आया तो उसने सिद्धार्थ को देखकर पूछा, अगर आप इसके लिए कोई सौदेबाजी नहीं करेंगे तो आपको इसके साथ कुछ गिफ्ट भी मिलेंगे। सिद्धार्थ के पास पैसा है लेकिन वो बेवकूफ नहीं, उसे कोई गिफ्ट मिले तो वाकई में बेहतर होगा। ये कहते हुए मैनेजर के चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी दिखाई दे रही थी, लेकिन उसे डर था कि कहीं इतना बड़ा कस्टमर भाग न जाए और उसे भारी नुकसान न उठाना पड़े। आखिर में उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, सर अगर आप वाकई में इसे खरीद लेते हैं तो हम आपको इसके साथ एक इटर्नल लव का नेकलेस तोहफे के तौर पर दे दो, कैसा रहेगा? आखिर सिद्धार्थ ने 10 लाख से ज्यादा कीमत का सामान खरीदा है और जाहिर है कि इससे मिलने वाला प्रॉफिट काफी कंसिडरेबल अमाउंट है। अगर उसने इतने बड़े कस्टमर को गिफ्ट देने में थोड़ी भी कंजूसी की तब भी वो कोई करोड़पति नहीं बन जाएगा। इसलिए उसने तय किया कि वो सिद्धार्थ को 20-25 हजार के आसपास का नेकलेस तोहफे के तौर पर दे देगा। हो सकता है कि भविष्य में ये आदमी और भी कीमती जेवरात की खरीदारी करने के लिए वापस आ जाए। लेकिन सिद्धार्थ ने मना करते हुए कहा, वो नेकलेस रहने दीजिए, इसके बदले में आप मुझे कुछ डिस्काउंट दे दीजिए। इसके बारे में सोचने के बाद मैनेजर ने आखिर अपना सिर हिलाकर कहा, तो ठीक है, आप इसके 14,80,000 पे कर दीजिए। सर ये हमारी शोरूम की ईमानदारी है, अब इससे कम नहीं हो सकता है। सिद्धार्थ ने तुरंत अपना ब्लैक गोल्ड कार्ड निकाला और कहा, इसे स्वाइप कर लीजिए। ब्लैक गोल्ड कार्ड देखकर मैनेजर और सेल्स गर्ल की आंखों में चमक आ गई और वो लोग और भी ज्यादा चौकन्ने हो गए। एक ज्वेलरी शोरूम का मेंबर होने के नाते वो मैनेजर अपने आप को भाग्यशाली समझ रहा है, क्योंकि उसने आज पहली बार इस तरह का ब्लैक गोल्ड कार्ड देखा है। वो जानता है कि ये कार्ड सिर्फ हाई स्टेटस वाले और करोड़ों की संपत्ति वाले इंसान के पास ही हो सकता है। इसका मतलब ये भी है कि ये टॉल और हैंडसम लड़का वाकई में अमीर और हैंडसम है। खूबसूरत लड़कियां और खूबसूरत सेल्स स्टाफ सिद्धार्थ को देखकर अपने आप को आंख मारने से रोक नहीं सकी, लेकिन सिद्धार्थ को ये सब पसंद नहीं आया। शोरूम से निकलने के बाद सिद्धार्थ आर्ट ऑफ द सी को अपने साथ लेकर जाने वाला है, तभी ज्वेलरी शोरूम का दरवाजा खुला और सामने से कुछ लोग अंदर आए। सामने से आने वाले ने थोड़ी देर तक सिद्धार्थ को देखा। सामने से आने वाला वाकई में कोई और नहीं बल्कि आकाश है। सिद्धार्थ को देखकर आकाश के चेहरे पर धुंध छा गई। आकाश को देखकर सिद्धार्थ भी थोड़ी देर के लिए रुका और तुरंत जबरदस्ती मुस्कुराया। उसकी स्किन तो मुस्कुराई लेकिन उसका दिल नहीं मुस्कुराया। क्या ये सिद्धार्थ चौधरी है? मैं जहां भी जाता हूँ इससे टकरा ही जाता हूँ। कमाल है, तुम मुझे हर जगह कैसे मिल सकते हो? कुल मिलाकर आकाश और सिद्धार्थ दोस्त नहीं है, वो दोनों कई बार आपस में भिड़े हैं। उन्होंने कई बार आपस में लड़ाई की है, लेकिन हर बार सिद्धार्थ ने आकाश को दयनीय स्थिति में पहुंचा दिया था। सिर्फ इस बार आकाश को लगता है कि चुपके से कई बातें कंपनी के अगेंस्ट चाल चलकर थोड़ी सी जीत तो हासिल कर ही सकता है। आकाश को अपने सो कॉल्ड दुश्मन से इतनी जलन हो रही है कि वो सिद्धार्थ पर हंसे बिना नहीं रह सका। हालांकि सिद्धार्थ अभी भी लड़ सकता है, लेकिन आकाश के पास बॉडीगार्ड्स का पूरा एक ग्रुप है जो सिद्धार्थ से लड़ने से नहीं डरते हैं। सिद्धार्थ आकाश को उदासीनता से घूर रहा है। वो इस तरह के मूड से बात भी नहीं करना चाहता है, इसलिए जाने के लिए मुड़ जाता है। लेकिन अगर सिद्धार्थ जाना भी चाहता है तो आकाश उसे जाने देने के लिए तैयार नहीं है। चश्मे वाले वकील मिस्टर डांग ने सिद्धार्थ को रोका और कहा, क्या आपने सुना? आकाश जी आपसे बात कर रहे हैं। क्या आप बहरे हैं या आपके कान में कुछ प्रॉब्लम है? डांग सिद्धार्थ को नहीं जानता था, शायद इसलिए वो शेर बनने की कोशिश कर रहा था। आकाश के आसपास के दो बॉडीगार्ड्स भी सिद्धार्थ का रास्ता रोकने के लिए खड़े हो गए। आकाश ने अपने सीने के सामने अपने हाथ क्रॉस किए और आगे होने वाली नौटंकी देखने का इंतजार करने लगा। सिद्धार्थ ने पलटकर आकाश से पूछा, तुम्हें क्या परेशानी है? आकाश ने बड़े ठंडेपन से कहा, मुझे क्या परेशानी हो सकती है? ये मेरे दोस्त हैं जो तुम्हें ढूंढ रहे हैं। फिर अपने आदमियों की तरफ देखकर कहा, इन्हें जवाब दे दो प्लीज, ये तो आबैल मुझे मार वाली सिचुएशन है। आकाश अपने बॉडीगार्ड्स को सिद्धार्थ से निपटने के लिए कहकर खुद ये नौटंकी देखने के लिए चुपचाप खड़ा है। अनकही बातें कंपनी के शेयर की कीमत पर नकेल कसने के दौरान सिद्धार्थ को मात देना उसके लिए बहुत खुशी की बात है। सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि आकाश वाकई में इतना अच्छा होगा। वो अपनी पुरानी चोटों के निशान भूल गया था, लेकिन उसकी ये खुजली कितने दिनों तक चल सकती थी? सिद्धार्थ के बोलने का इंतजार किए बिना एक हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा बॉडीगार्ड सिद्धार्थ को धक्का देने के लिए आगे बढ़ा। सिद्धार्थ ने बॉडीगार्ड के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और वो बॉडीगार्ड कई टूटे हुए दांतों के साथ मौके पर ही गिर गया। सिद्धार्थ की तेज चाल देखकर दूसरे बॉडीगार्ड हैरान रह गए और कुछ भी करना भूल गए, लेकिन सिद्धार्थ काफी तेजी के साथ चलते हुए आकाश के पास पहुंचा। आकाश बड़ी डरावनी सी आवाज में चिल्लाया, ये तुम क्या कर रहे हो? अरे तुम क्या करना चाहते हो? ये एक पब्लिक प्लेस है, क्या तुम लोगों को मारना चाहते हो? आकाश इतना डरपोक क्यों है? ये सब सिद्धार्थ का ही किया धरा है जिसने आकाश को बहुत कुछ सहने पर मजबूर कर दिया है। सिद्धार्थ ऐसे बेवकूफों से बात नहीं करना चाहता था। उसने सिर्फ अपना पैर उठाया और आकाश के पेट में एक लात मार दी। आकाश उड़ते हुए सीधे जाकर जमीन पर गिर पड़ा। इससे पहले कि वो अपनी नफरत से छुटकारा पा सकता, सिद्धार्थ ने आकाश का कॉलर पकड़ा और उसे तड़ातड़ थप्पड़ मारने लगा। आसपास के सभी लोगों ने पटाखों की गड़गड़ाहट की सी आवाज सुनी और फिर आकाश का चेहरा सूज गया और आंखें अंदर धंस गई। डांग ये देखकर काफी नाराज था कि सिद्धार्थ ने आकाश को पीट दिया है। वो सिद्धार्थ को घसीटना चाहता था, लेकिन सिद्धार्थ ने अपने उल्टे हाथ से पीछे की तरफ थप्पड़ मारकर डांग का चेहरा सुझा दिया। डांग का चश्मा उड़ गया, लेकिन डांग वाकई में एक बदमाश से कम नहीं था। वो जमीन पर बैठ गया और उसने सिद्धार्थ के पैर पकड़ लिए और कहा, मार डालोगे क्या? कम ऑन, अरे देखो कोई यहाँ लोगों को मार रहा है, आओ सिक्योरिटी को बुलाओ। अरे कोई सिक्योरिटी को जल्दी से बुलाओ। दरअसल जब वहां पर मारपीट शुरू हुई थी तब किसी ने पहले ही चुपचाप सिक्योरिटी गार्ड को इन्फॉर्म कर दिया था। इससे पहले कि डांग का चिल्लाना खत्म हो पाता, दो सिक्योरिटी गार्ड्स मौके पर डंडों के साथ दौड़ते हुए आ गए और बहुत धीरे से कहा, हमारे शॉपिंग मॉल में इस तरह से लड़ने की हिम्मत कौन कर सकता है? डांग ने अपने हाथ से इशारा किया और कहा, ये आदमी वही है, इसे पकड़ लो, यही है वो, इसने हमें अभी आते ही मारना शुरू कर दिया है। आप खुद ही देखिए, मेरे और मेरे दोस्तों के दांत इस आदमी ने तोड़ दिए हैं। इस समय सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी आंखें सिद्धार्थ पर टिका दी और कहा, सर क्या आपने ऐसा किया है? सिद्धार्थ ने अभी तक कोई बात नहीं की थी, तभी डांग ने काफी तेज आवाज में कहा, क्या अभी भी आपको सबूत की जरूरत है? ये सॉलिड सबूत है, किसी ने ऐसा किया है। आप अपने सेल्स स्टाफ से पूछ सकते हैं, ये लोग इन्होंने ये सब अपनी आंखों से साफ साफ देखा है। सिक्योरिटी गार्ड की नजर सोने की दुकान के पास एक सेल्स स्टाफ पर पड़ी। मैनेजर के जाने से पहले उसने स्टाफ को आंख मारी। स्टाफ को पता था कि उसे क्या कहना है। उन्होंने डांग और आकाश की तरफ इशारा किया, जिन्हें सिद्धार्थ ने पहले ही मारकर नीचे गिरा दिया था।
सर यही है वो लोग जिन्होंने पहले इन सज्जन का अपमान किया और उन्होंने बहुत गंदी और प्रोवोकिंग बात कही थी और ये लोग खुद उनसे लड़ना चाहते थे। स्टाफ की बातों से मैनेजर बहुत खुश और संतुष्ट हुआ। वैसे भी कहने की जरूरत नहीं है कि आकाश ने ही सबसे पहले सिद्धार्थ को उकसाया था। अगर आकाश ऐसा नहीं करता तो कोई उस पर कीचड़ नहीं उछालता। सिद्धार्थ ने एक ही बार में लाखों रुपए का नेकलेस खरीदा था। इस समय में आकाश को किसने कहा था कि ज्वेलरी शोरूम जाए? आकाश तो सिर्फ अभी अभी ही आया था और जिस तरह से वो कर रहा था उससे उसे वहां पर कोई भी पसंद नहीं करता था। लेकिन डांग और आकाश इतने गुस्से में थे कि वो जोर से उछल पड़े और दहाड़ते हुए बोले, क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम अंधे हो? इस बेहुदा आदमी ने हमें पीटा है। अगर आपने फिर से कोई बकवास करने की हिम्मत की तो आप मानो या ना मानो मैं आपके चिथड़े उड़ा दूंगा। कोई इस तरह की धमकी शोरूम के अंदर रहकर उनके स्टाफ को दे तो उनमें से कौन उन्हें बर्दाश्त करने वाला है? सिक्योरिटी ये सुनकर आंख बबूला हो गया था। उसने कहा, अच्छा जी, तो अब आप हमें धमकी दे रहे हैं। अगर आपके पास इतनी काबिलियत है तो चलिए यही सही, आप इसे आजमा सकते हैं। उसने पीछे हटकर शोरूम स्टाफ से कहा, आप लोग डरो मत, मुझे नहीं लगता है कि ये गुंडे लोग अब भी हमें पीटने और बदतमीजी करने की जरूरत कर सकते हैं। क्या आकाश और उसके आदमी ये लड़ाई जीत जाएंगे? क्या अकेला सिद्धार्थ इन लोगों पर हावी हो पाएगा? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए सुनते रहिए तू मेरा हीरो नंबर 0 सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सिद्धार्थ ने ज्वेलरी शोरूम से वो कीमती हीरे का नेकलेस खरीद लिया और वापस जाने के लिए निकल ही रहा था कि उसे सामने से आकाश अपने आदमियों के साथ आता हुआ दिखाई दिया। सिद्धार्थ ने उन्हें देखकर इग्नोर किया और जाने लगा तो आकाश के वकील डांग ने उसे टोक दिया और कहा कि आकाश की बात उसने अनसुनी कैसे की। आकाश ने अपने बॉडीगार्ड्स को सिद्धार्थ पर अटैक करने के लिए कहा लेकिन सिद्धार्थ ने उसका मुंह तोड़ दिया और आकाश की तरफ बढ़कर उसे भी पीट दिया। जब वकील उसे बचाने आया तो सिद्धार्थ के उल्टे हाथ की मार खाकर वकील डांग भी चोटिल हो गया। शोरूम के सिक्योरिटी और स्टाफ ने भी सिद्धार्थ के फेवर में बात की जिससे आकाश और उसके साथी गुस्से में आ गए। अचानक शोरूम स्टाफ ने आपस में बात करना शुरू कर दिया। इन लोगों ने ऐसा सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि वो लोग हमारा शोरूम तोड़ना चाहते हैं। वाकई में मुझे लगता है कि इन लोगों की वजह से ही इन सज्जन को इतना बुरा बनना पड़ा है। हालांकि दिखने में वो अभी भी अच्छा दिख रहा है लेकिन उन लोगों ने उसे डरा दिया है। इनकी चोटें तो ऊपर से दिखाई दे रही है ना, लेकिन इस सज्जन को इन्होंने उल्टी पुल्टी गंदी बातें बोलकर इंटरनली हर्ट किया है। शायद ये लोग यहाँ इसे लूटने ही आए हैं। हाँ, अब तो मुझे भी यही लगता है ये लोग शातिर हैं। मुझे लगता है कि हमें पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो को कॉल करके बुला लेना चाहिए ताकि वो इन्हें अरेस्ट कर लें। आकाश और डांग इन लोगों की गपशप सुनकर कंफ्यूज हो गए हैं। आकाश शोरूम से कुछ गहने खरीदना चाहता है। वो लोग गुंडे और लुटेरे कब बन गए? आकाश ने गुस्से में कहा, हम यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आए हैं। आप लोग ये क्या बकवास कर रहे हैं? नहीं, ये लोग यहाँ पर सिर्फ डकैती के लिए ही आए होंगे। सिक्योरिटी गार्ड को उन्हें जल्दी से पकड़ लेना चाहिए। अच्छा, तो फिर चलो हम दोनों थाने चलते हैं। सिक्योरिटी गार्ड ने अपना हाथ हिलाया और अपने पास के एक बॉडीगार्ड को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। ओह, ये क्या? आपके पास अभी भी चाकू है और आप कहते हैं कि आप लुटेरे नहीं हैं, बड़े आदमी हो, तो फिर ये चाकू लेकर यहाँ क्या करने आए हो? सिक्योरिटी अभी तक थोड़ा कंफ्यूज था लेकिन अब उसे बॉडीगार्ड के हाथ में चाकू मिल गया है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड से इग्नोर करने की हिम्मत नहीं कर सकते हैं। डांग की उम्र को देखते हुए सिक्योरिटी ने उसके साथ थोड़ा बेहतर बर्ताव किया। आखिर पुलिस थाने से लोग आ गए। बेचारे आकाश और डांग की नाक बह रही थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्हें तो सिर्फ कुछ जेवर खरीदना था, वो तो शोरूम में घुसते ही पिट गए। अब पुलिस स्टेशन जाने के बाद न जाने उनके साथ क्या क्या होगा और ऊपर से उन्हें लुटेरा मान दिया जाएगा। हे भगवान, इसे कहते हैं सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए। न जाने उन्होंने किस घनचक्कर को उकसा दिया था जिससे कि उन्हें लेने के देने पड़ गए। बड़ी कोशिशों के बाद आकाश और डांग फाइनली थाने से बाहर आ गए। आज का दिन आकाश के सबसे बुरे दिनों में से एक है। हालांकि शोरूम के निगरानी कैमरे में सिद्धार्थ भी दिखाई दे रहा था लेकिन पुलिस स्टेशन से आई पुलिस टीम ने दौरा किया और सारे सबूत इकट्ठे किए और सभी गवाहों के बयान लिए गए और उन्होंने बताया कि पहले झगड़ा शुरू करने वाले आकाश और डांग ही थे। उनकी हरकतों की वजह से सिद्धार्थ को उनसे लड़ने के लिए पूरी तरह से मजबूर होना पड़ा था। इसके अलावा अब तक सिद्धार्थ वहां से जा चुका था, वहां पर और कोई भी नहीं मिला, जिसका मतलब है कि आकाश और डांग को बेमतलब पीटा गया है। कहने की जरूरत नहीं है कि आकाश के बॉडीगार्ड के पास से चाकू मिलने के बाद शोरूम के मैनेजर और स्टाफ को शक था कि आकाश अपने साथियों के साथ शोरूम को लूट सकता है। आकाश भी इस बात को समझा नहीं पाया कि उसके बॉडीगार्ड ने चाकू क्यों निकाला था। आखिर में आकाश उस थाने के लीडर को जानता था जिसने कुछ तिकड़म लड़ाई और उनसे थोड़ा बहुत जुर्माना देकर उन्हें रिहा करवा दिया। पुलिस थाने से आकाश और डांग की रिहाई के बाद बाहर एक मर्सिडीज बेंज खड़ी इंतजार कर रही है। ये आकाश का बॉडीगार्ड था जो उसे लेने आया है। कार पर बैठने के बाद आज के अनुभव के बारे में सोचकर आकाश का दिल ज्यादा उदास नहीं है। वो तो सिर्फ एक नेकलेस खरीदने के लिए गया था, उसे ऐसी पिटाई की उम्मीद नहीं थी। इस बेइज्जती के बारे में सोचकर आकाश बहुत इंपल्सिव हो गया और मरने मारने की बातें सोचने लगा। अब चाहे जो भी हो, मैं उस घनचक्कर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे मार डालूंगा। अब इस जिंदगी में हम दोनों में से कोई एक ही बचेगा। हम दोनों एक साथ तो जिंदा नहीं रह सकते हैं। आकाश कार में बैठे बैठे जोर से चिल्लाया। डांग जो आकाश के बगल में ही बैठा था उसने जल्दी से अपना सिर हिलाते हुए कहा, ये सही है, बिल्कुल सही है। आकाश ने गहरी आवाज में कहा, मिस्टर डांग, आपको पहले सभी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहिए और आपको इस आदमी को पहले पूरी तरह से बदनाम कर देना चाहिए। वैसे क्या आपके पास प्रोफेशनल किलर्स का एक ग्रुप भी है ना? क्यों नहीं है क्या? इन प्रोफेशनल किलर्स को उस पर हमला करने दे और फिर उस समय मैं उसे मारने के लिए ऑफिशियल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करूंगा। डांग ने अपना सिर हिलाया और आज की घटनाओं के बारे में सोचने के लिए पीछे मुड़कर देखा। आज जो कुछ भी हुआ उसमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी इज्जत ही कमाई है। अब आकाश हो या वो खुद, उन्हें अपने आप को इस बेइज्जती से उभारने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। इन बातों को फिलहाल छोड़कर कुछ अच्छी बातें कीजिए आकाश जी। डांग ने तुरंत बात बदलते हुए कहा, कल आप अपने कॉलेज की एक लड़की को सरप्राइज देने वाले हैं ना? अरे भाई, आपने उसे पसंद किया है तो वो कोई खासी होगी, वरना आकाश को पकड़ना कोई आसान है क्या? डांग की बात सुनकर आकाश का चेहरा खिल गया और उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कुराहट फैल गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये भी कोई कहने की बात है क्या? कल मैं न केवल नेकलेस तैयार करूंगा बल्कि मुंबई में एक बहुत बड़ा आश्चर्य भी तैयार करूंगा। अब कैसे करता हूँ ये तो सीक्रेट है, भले ही उस किले को तोड़ना मुश्किल हो लेकिन उसके लिए मैं उसे तोड़ कर ही रहूंगा। डांग ने कहा, लेकिन वो लड़की वाकई में बड़ी सुशील है, आपको तो उसे बताने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी। हाँ, करनी तो पड़ी है,
आकाश ने अपने चेहरे पर बड़े अजीब से भाव लिए डांग की तरफ देखा और कहा, क्या आपको पसंद है? यदि आपने उस सिद्धार्थ को अच्छी तरह से बदनाम कर दिया तो जब मैं अपने फूल की खुशबू लेकर थक जाऊंगा तो फिर मैं वो फूल आपको दे दूंगा। पहले तो डांग एकदम से चौंक गया, लेकिन फिर खुश होते हुए बोला, ओह अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है, शुक्रिया आकाश जी, मेरा इतना ख्याल रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अचानक डांग को लगा कि वो सही रास्ते पर नहीं है, तो उसने पूछा, वैसे ये हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे लगता है कि ये हमारे क्लब का रास्ता नहीं है। आकाश ने भी ध्यान दिया और पाया कि कार वाकई में शहर से दूर ग्रामीण इलाकों में जा रही थी। उसने गुस्से से कहा, अबे गुटली, क्या तेरी आंखें फूट गई है? ये किस रास्ते पर चला जा रहा है? अबे तू मुझे कहाँ ले जा रहा है? लगता है कि तुझे सुनाई भी नहीं दे रहा है। अबे ये तो गुटली नहीं है, तुम गुटली नहीं हो, कौन हो तुम? कार में चढ़कर चलते हुए उन्हें काफी देर हो गई थी। आकाश की समझ में आ गया था कि जिसने उसे पुलिस स्टेशन से उठाया था वो उसका अपना ड्राइवर नहीं बल्कि कोई और था। उसने सामने के आईने में देखा, ये क्या बकवास है, ये तो कोई गुंडा था। उसका हैंडसम डेलिकेट ड्राइवर कर्नल सिंह तो ऐसा बिल्कुल नहीं दिखता है। रुक जाओ, गाड़ी रोको, आकाश चिल्लाया। डांग ने भी ड्राइवर को खींचने की कोशिश की, लेकिन उसने देखा कि ड्राइवर काफी तेज गाड़ी चला रहा है। इसका मतलब वो रुकने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। जल्दी में आकाश और डांग सीधे दरवाजा खोलकर बाहर कूद जाते हैं। लकीली जब आकाश नीचे गिरा तो उसके दांत नहीं टूटे। आखिर सिद्धार्थ ने आज उसके सामने के दांत पहले ही तोड़ दिए थे, लेकिन डांग थोड़ा एजड था, वो काफी बुरी तरह से गिरा। जब वो उठा तो वो लंगड़ा रहा था और उसका चश्मा भी उड़ गया था। इस दौरान ड्राइवर ने भी कार रोक दी, लेकिन तभी उसने देखा कि सभी तरफ से 3 हट्टे-कट्टे आदमी आ रहे थे और वो सभी गुंडे की तरह लग रहे थे। आकाश उछलकर दूर भागा, लेकिन डांग गिरा तो पैरों के बल गिरा था और उसे पैरों में चोट लग गई थी, इसलिए वो ज्यादा दूर नहीं भाग पाया। तुरंत ही उसे 2 स्ट्रॉन्ग आदमियों ने पकड़ लिया। ऐसा लग रहा था कि डांग अभी भी स्ट्रगल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन स्ट्रॉन्ग आदमियों के 2-4 घूंसे खाने के बाद डांग के मुंह से जो आवाज निकली, आखिर में उसमें ईमानदारी थी। आकाश करीब-करीब सोच सकता है कि डांग के साथ क्या हुआ हो सकता है। इस समय दोनों तरफ से और 2 स्ट्रॉन्ग आदमी आए। आकाश डरकर और तेज भागने लगा, लेकिन बदकिस्मती से खेतों में छुपने की कोई जगह नहीं थी। 2 स्ट्रॉन्ग आदमियों को देखकर वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था। आकाश इस समय ऐसे फड़फड़ा रहा था जैसे गर्म तवे पर चींटी फड़फड़ाती है। क्या करें क्या ना करें, मौत सामने खड़ी है। अचानक उसे अपने सामने एक बदबूदार पुराना सा गड्ढा दिखाई दिया। इसके बारे में सोचे बिना आकाश सीधे उसके अंदर कूद गया। हल्की सी आवाज के साथ आकाश का पूरा सिर भी उस गड्ढे में डूब गया। उसी समय एक बुरी बदबू ने आकाश को बुरी तरह से घेर लिया। ये बदबू इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि इससे आकाश को बेहोशी सी होने लगी और उल्टी करने के लिए उसने अपना मुंह खोल दिया। ये गड्ढा गोबर की खाद बनाने के लिए, गोबर इकट्ठा करने के लिए बनाया गया था। मुंह खोलते ही सारा का सारा गोबर अचानक आकाश के अंदर चला गया। इसके बाद आकाश का क्या हुआ होगा हम सोच भी नहीं सकते। अपनी पूरी जिंदगी में इतना अच्छा समय उसने कभी नहीं बिताया होगा। आखिर में लोगों के चिल्लाने की और फटकारने की आवाज दूर चली गई। शायद उन गुंडों ने कभी सोचा भी नहीं था कि आकाश गोबर की टंकी में गिर जाएगा। दूसरी तरफ जानवी के लिए नेकलेस पसंद करने के बाद सिद्धार्थ अपने हॉस्टल में वापस चला आया और अनाउंसमेंट किया कि हॉस्टल में जीत और दानिश कल शाम को एक बड़े बैंक्वेट फंक्शन में डिनर के लिए समंदर किनारे बने रिजॉर्ट के स्पेशलिटी रेस्टोरेंट समंदर मील्स में जाएंगे। जहां तक ध्रुव और वरुण की बात है, वो तो इस फंक्शन में नहीं आएंगे। वो तो अपने नेशनल्स और प्रोफेशनल लीग की ट्रेनिंग में काफी बिजी हैं, क्योंकि वो इसके लिए अच्छी तैयारी करना चाहते हैं। जब दानिश और जीत ने सिद्धार्थ से पूछा कि सिद्धार्थ को उन्हें इस डिनर के लिए इनवाइट करने में इतनी दिलचस्पी क्यों है, तो सिद्धार्थ ने वो नेकलेस बॉक्स निकाला और दानिश को दिखाया। उन्होंने पाया कि इसमें एक बेशकीमती पिंक डायमंड नेकलेस था। इतना कीमती नेकलेस देखकर जीत और दानिश का रिएक्शन क्या होगा? क्या आकाश उस गड्ढे से जिंदा निकल पाएगा? वकील डांग के साथ क्या हुआ होगा? आकाश इस लड़की के लिए नेकलेस खरीदना चाहता है। आखिर क्या नया मोड़ लेगी ये कहानी? जानने के लिए सुनते रहिए तू मेरा हीरो नंबर 0 सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आकाश और डांग को पुलिस पकड़ कर ले गई। आकाश ने अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करके थोड़ा बहुत जुर्माना भर के खुद को और डांग को पुलिस स्टेशन से रिहा करवा लिया। सामने बीएमडब्ल्यू में बैठकर जब वकील और आकाश सिद्धार्थ को मरवाने की बात कर रहे थे, तब डांग ने आकाश से कहा कि उन्हें कोई अच्छी बात कहीं दूर ले आया था। वो आकाश का ड्राइवर नहीं था, जिससे घबराकर आकाश गया। दूसरी तरफ सिद्धार्थ जानवी के लिए जो नेकलेस लेकर आया था, हॉस्टल पहुंचकर उसने वो जीत और दानिश को दिखाया। हालांकि दानिश ने अब तक दुनिया नहीं देखी है, लेकिन वो इस खूबसूरत गुलाबी हीरे के हार को देखकर चौंक गया। जीत, जो कि थोड़ा बहुत जानकार था, उसने कहा, डैम इट यार, प्योर डायमंड, ये तोहफा तो वाकई में बेशकीमती है। अगली दोपहर सिद्धार्थ फरारी से समंदर मील्स के लिए निकल पड़ा। सिद्धार्थ ने यहाँ जानवी के लिए एक यादगार जन्मदिन मनाने की प्लानिंग की है। समंदर मील्स मुंबई के एक हाई एंड रिजॉर्ट का स्टाइलिश रेस्टोरेंट है। ये बिल्कुल समंदर के करीब है। इसमें करीब 200 मीटर से थोड़ा ऊपर की ऊंचाई में इनका एक नया फेरिस व्हील रेस्टोरेंट है। फेरिस व्हील के धीमे धीमे घूमने के साथ ये काफी रंगीन और खूबसूरत लगता है। जैसे ही सिद्धार्थ की कार समंदर मील्स पर रुकी, एक मैनेजर जैसे आदमी ने तेजी से आगे आकर सिद्धार्थ को ग्रीट किया। रेस्टोरेंट स्टाफ ने सिद्धार्थ के स्वागत के लिए रेड कार्पेट बिछाया और सिद्धार्थ कार से नीचे आया। उसके चारों तरफ जोरदार तालियां बज उठी। जानवी के जन्मदिन का हीरो जानवी से किए वादे के अनुसार आया। सिद्धार्थ के आते ही समंदर मील्स में आतिशबाजी की पहली लहर आसमान में रंगीन रोशनी बिखेरते हुए शुरू हो गई। सिद्धार्थ गाड़ी से पहले नीचे उतरा और जानवी को कार से बाहर निकालने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। फिर सिद्धार्थ जानवी का हाथ पकड़कर उसे समंदर मील्स के अंदर ले गया। जानवी सिद्धार्थ की बाहों में आ गई और उसका चेहरा खुशी से खिल गया। सिद्धार्थ को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब वो दोनों समंदर मील्स रेस्टोरेंट में गए तो अचानक उनकी मुलाकात आकाश से हुई, जिसे अभी थोड़ी देर पहले जोरदार तरीके से पीटा गया था। सिद्धार्थ ने देखा कि आकाश भी इसी रेस्टोरेंट में समंदर के व्यू को एंजॉय करते हुए एक फ्रेंच विंडो के सामने रेड वाइन हाथ में लिए एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को अपनी बाहों में लिए हुए है। लेकिन आकाश के आसपास जाते ही एक बड़ी बुरी सी बदबू आने लगी, जिसे दुनिया का कोई भी हाई ग्रेड बाथिंग प्रोडक्ट खत्म नहीं कर सकता है। पता नहीं क्यों, लेकिन सिद्धार्थ को ऐसा लगता है कि यह बदबू किसी गोबर के गड्ढे की बदबू है। लेकिन जब दोनों दुश्मनों का आमना सामना हुआ तो जाहिर है कि उन्हें एक दूसरे पर प्यार तो आया नहीं होगा, बल्कि उन्हें नफरत हुई। सिद्धार्थ आकाश की बेइज्जती करना चाहता था। उसने तुरंत सरकास्टिक कमेंट किया, क्या ये आकाश जायसवाल है? जायसवाल परिवार का बेटा वही है ना? तुमने ही कल पुलिस स्टेशन में जेल के अंदर जेल का खाना खाया था ना? अब यहाँ कैसे? क्या यहाँ बर्तन धोने के लिए आए हो? आकाश ने अपना सिर घुमाया तो देखा ये सिद्धार्थ है। आकाश के चेहरे की खुशी अचानक गायब हो गई और उसने कहा, ओह तो ये तुम हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सिद्धार्थ ने अपनी सिगरेट निकाली और दानिश ने तुरंत लाइटर से उसकी सिगरेट जला दी। फिर सिद्धार्थ ने धुएं का गोला छोड़ते हुए कहा, क्यों भाई,
क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता? क्या तुम्हें बर्तन धोते हुए देखे जाने का डर है? सिद्धार्थ, इतना भी घमंड मत करो, मैं भी तुम्हें एक दिन ऐसा दिखाऊंगा कि तुम याद रखोगे। सिद्धार्थ ने आकाश की जो पिटाई की थी वो अभी भी आकाश के दिमाग में ताजा है। आकाश इस बेइज्जती को कभी नहीं भूल सकता है। क्या तुमने मेरे साथ बेरहमी नहीं दिखाई है? अब मुझे छेड़ने की कोशिश भी मत करना, तुम मानो या ना मानो, लेकिन इस बार तुमने मुझे छेड़ने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें मछलियों को खिलाने के लिए समंदर में फेंक दूंगा। सिद्धार्थ ने सिगरेट फूंकते हुए बड़े रौब से कहा। सिद्धार्थ की खतरनाक नजरों को देखकर आकाश दंग रह गया। सिद्धार्थ के तौर तरीके के बारे में सोचते हुए उसका दिमाग हमेशा की तरह सिकुड़ गया। और फिर जब वो बहादुरी दिखाने की हिम्मत नहीं कर सका तो उसने कड़वाहट से कहा, गुंडे कहीं के। सिद्धार्थ आकाश को अपने मुंह नहीं लगाना चाहता था, इसलिए उसने उसे फटकार लगा दी। जुबान संभाल के बात करो, एक और शब्द बोला तो मैं तुझे अभी थप्पड़ मार दूंगा। आकाश और सिद्धार्थ एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। आकाश का चेहरा अचानक थोड़ा लाल हो गया, लेकिन सिद्धार्थ की बेरहमी के बारे में सोचते ही उसने अपना सिर झुका लिया। वैसे दोनों अभी यहीं पर हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। इस समय आकाश के पास एक बूढ़ा आदमी आया और उसे बड़ी इज्जत के साथ सलाम किया और कहा, मिस्टर जायसवाल, फूल तैयार है, क्या आपने वो इन मैडम के लिए मंगवाए हैं? आकाश फिर से बहुत एक्टिव हो गया था। उसने इशारा किया और कहा, ऊपर वाला फूल। उस आदमी ने फूलों से भरी एक बहुत बड़ी ट्रॉली आकाश की तरफ धकेली। इनमें लाल, काले, गुलाबी, सफेद, पीले, सिंदूरी हर लड़की को देते हुए कहा, मौसमी, आज तुम्हारा जन्मदिन है ना, ये रहे तुम्हारे लिए गुलाब, जो तुम्हारे लिए मेरे दिल का आईना है। उस खूबसूरत लड़की की आंखें अचानक लाल हो गई और उसने बहुत खुश होते हुए कहा, ओह आकाश, थैंक यू सो मच। सिद्धार्थ ने थोड़ा और बड़ा चढ़ाकर कहा, ये क्या आकाश, तुम तो यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसके जन्मदिन पर आए हो। मैं भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसका जन्मदिन मनाने ही आया हूँ, लेकिन ये क्या, तुम इतने मतलबी कैसे हो सकते हो? तुमने उसे सिर्फ फूल ही दिया है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए आकाश। सिद्धार्थ, आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? मेरी तारीफ मत करो, लेकिन कम से कम मेरी हंसी तो मत उड़ाओ। अगर तुम में इतनी काबिलियत है तो तुम भी ऐसा कर सकते हो। आकाश सिद्धार्थ की इस हरकत पर उससे काफी नाराज हो गया था। सिद्धार्थ ने अपनी सिगरेट अपने मुंह में रखी और कहा, अबे छिछोरे, मैं तुझे दिखाता हूँ कि बड़ा किसे कहते हैं। फिर उसने अपना मोबाइल फोन निकाला और एक कॉल लगाया। क्या हुआ, कार अभी तक आई नहीं क्या? अच्छा ठीक है, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ, मेरी गर्लफ्रेंड बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही है। कहकर सिद्धार्थ ने कॉल खत्म किया और मोबाइल अपनी जेब में रख लिया। दूसरी तरफ से जो बात कही गई थी अभी उसके कानों में घूम ही रही थी कि तभी उसने बाहर कार के इंजन की आवाज सुनी। सिद्धार्थ ने जाह्नवी का हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले आया। दरवाजे पर 7-8 कारें खड़ी थी। फिर एक एक करके कारों का दरवाजा खोला गया तो उसने देखा कि सभी में से फूल बाहर निकल रहे हैं। कार के स्टाफ ने जल्दी जल्दी इन फूलों को अरेंज करके एक बड़ा सा दिल बना दिया और फिर सिद्धार्थ ने अपनी मुट्ठी भरकर उनमें से सैकड़ों फूलों को पकड़कर उन्हें जाह्नवी के सामने पेश करते हुए बहुत गहरी भावना के साथ कहा, जानू, ये फूल तुम्हारे लिए है। जाह्नवी के चेहरे पर अचानक एक उत्साह भरा भाव दिखाई दिया। उसने अपने हाथ खोले और सिद्धार्थ के हाथों से फूलों का बड़ा सा गुच्छा लेते हुए उसको देखा। जाह्नवी की आंखें खुशी से चमक रही थी। सिद्धार्थ, ये सच में, ओह माय गॉड, थैंक यू। एक्साइटमेंट की वजह से जाह्नवी की खूबसूरत आंखों में आंसू छलक आए। सिद्धार्थ ने जाह्नवी की कमर के चारों तरफ अपनी बाहें डाल दी और उसकी खुशबू में सांस लेते हुए कहा, क्या हमारे बीच अब थैंक यू की जरूरत है? उस जगह को देखकर आसपास के लोग भी सहम से गए थे। सिद्धार्थ की लिखावट काफी बड़ी थी। आकाश, जो वहां से ज्यादा दूर नहीं है, उसने भी सिद्धार्थ की गाड़ियों को फूल से लदा हुआ देखा और फिर अपनी गर्लफ्रेंड के हाथ में एक बेचारा सा फूलों का गुच्छा पकड़े देखा जिसमें पूरे 100 फूल भी नहीं है। उसका मूड खराब हो गया। हालांकि आकाश ने आतिशबाजी करने के लिए भी पहले से तैयारी कर रखी थी। उसने खाने के बाद समंदर के किनारे खड़े होकर अपनी गर्लफ्रेंड को आतिशबाजी दिखाने के लिए पूरी प्लानिंग पहले से ही कर रखी थी। लेकिन अचानक सिद्धार्थ ने सब कुछ हिला दिया। आकाश को लगा कि उसे सिद्धार्थ के सामने कमजोर नहीं दिखना चाहिए, इसलिए उसने गुस्से में कहा, स्टाफ अपनी जगह पर है, अब मुझे आतिशबाजी करनी है, मेरी गर्लफ्रेंड को एक बड़ा सरप्राइज दो, जल्दी करो। फिर उसने अपने साथ वाली लड़की से कहा, मौसमी, आसमान की तरफ देखो। इससे पहले कि आकाश की बात पूरी हो पाती, मौसमी ने ऊपर देखा और उसे अपने चारों तरफ हवा की आवाजें सुनाई दी। समंदर के दो किनारों पर लाल, नीले, बैंगनी, हरे, पीले, हर रंग की रंग बिरंगी खूब सारी बड़ी खूबसूरत आतिशबाजी चल रही थी। फिर अचानक उन आतिशबाजियों से कई तरह के रंग बिरंगे कैरेक्टर बनने लगे जो देखने में बहुत खूबसूरत एहसास दे रहे थे। मौसमी की पलक झपकी और उसकी आंखों के सामने आतिशबाजी से जो लिखा था उसे देखकर वो खुशी से हैरान रह गई। वहां लिखा था, हैप्पी बर्थडे टू यू मौसमी। आकाश मौसमी को खुश होता देखकर बहुत खुश हो गया और उसके चेहरे पर इतना उत्साह देखकर आकाश ने आखिर में कहा, मौसमी, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये पसंद आया होगा। तभी और जोर से आवाजें आने लगी। अगले ही पल और भी जोरदार आतिशबाजी शुरू हो गई। इस बार ना सिर्फ समंदर के दो किनारों में बल्कि समंदर के आसपास चारों तरफ, बल्कि जहां तक नजरें जाती है वहां तक ये रंगीन आतिशबाजी फैली हुई दिखाई दे रही थी। इस बार आतिशबाजी जरा अलग सी थी। इन आतिशबाजियों में रोमांस झलक रहा था। इसके पटाखे इतने बड़े और शानदार थे कि अभी थोड़ी देर पहले ही की गई आतिशबाजी उसके सामने फीकी लग रही थी। इन आतिशबाजियों की खासियत ये थी कि इन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे कि ये पूरे समंदर को ढक रहे हैं। हकीकत में पूरा आसमान चमक रहा था और ये इतनी ऊंची थी कि ऐसा लगता था जैसे कि ये आतिशबाजी दुनिया के हर कोने में देखी जा सकती है। ये इतना शानदार था कि इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल था कि इन पटाखों को जलाने में कितना खर्च आया होगा। मौसमी ने बड़े उत्साह से आकाश को अपने गले से लगा लिया और कहा, आकाश, मेरा जन्मदिन इतने शानदार तरीके से मनाने के लिए शुक्रिया। तुमने इसके लिए बहुत पैसे खर्च किए होंगे, सचमुच में ये बहुत शानदार है। थैंक यू, सचमुच में मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आकाश ने भी आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, मैंने सिर्फ समंदर के आसपास आतिशबाजी करने का ऑर्डर दिया था, पूरा समंदर कवर करके मुझे इतना खुश कोई क्यों करना चाहता है? क्या पटाखों की दुकान में अभी भी एक के बदले 10 पटाखे मिलते हैं? अगर ऐसा है तो दुकान वालों, मैं तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जब आतिशबाजी फूटी तो उसमें भी कई कैरेक्टर थे जो आई लव यू जानू कह रहे थे। इसमें मौसमी को समझ में आया कि आकाश ने उसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया था। ये तो सिद्धार्थ ने अपनी प्यारी गर्लफ्रेंड जाह्नवी के लिए तैयार किया था। क्या आकाश को नीचा दिखाकर सिद्धार्थ उसे उकसा रहा है? क्या आकाश की गर्लफ्रेंड ये सब देखकर आकाश से ब्रेकअप कर लेगी? सिद्धार्थ और जाह्नवी का प्यार परवान चढ़ रहा है, लेकिन क्या वो दोनों एक दूसरे का साथ निभा पाएंगे? आखिर क्या नया मोड़ लेगी ये कहानी, जानने के लिए सुनते रहिए तू मेरा हीरो नंबर 0 सिर्फ पॉकेट एफएम पर।
जानवी का जन्मदिन मनाने के लिए सिद्धार्थ उसे समंदर किनारे बने एक खूबसूरत रिजॉर्ट के स्पेशल रेस्टोरेंट में लेकर गया। वहां मौसमी के लिए जो कुछ किया सिद्धार्थ ने जानवी के लिए वही चीजें काफी बड़े पैमाने पे की, जिससे आकाश का मूड खराब हो गया। इतनी शानदार आतिशबाजी से जब आकाश और मौसमी ने आई लव यू जानू लिखा देखा तो दोनों के चेहरे उतर गए। लेकिन आकाश को जो बात ज्यादा शर्मिंदा कर रही थी वो ये थी कि सिद्धार्थ की आतिशबाजी बहुत जोरदार थी। वैसे तो आकाश की आतिशबाजी की लिस्ट भी काफी बड़ी थी, लेकिन सिद्धार्थ की आतिशबाजी के सामने वो फीकी पड़ गई थी। सिद्धार्थ की आतिशबाजी ने आकाश की आतिशबाजी को पूरी तरह से ढक दिया। इस समय सभी आतिशबाजियां जो सभी तरफ दिखाई दे रही थी उन पर लिखा है जानवी आई लव यू। जानू मैं तुमसे 10,000 साल से भी ज्यादा समय तक प्यार करता रहूंगा। जानू क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? कुछ देर पहले मौसमी जिसका चेहरा खुशी से खिल गया था अब मुरझा गया है। वो समझ गई थी कि ये आकाश ने नहीं किया है बल्कि सिद्धार्थ ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए किया है। पहले उसका मूड अच्छा इसलिए था क्योंकि पहले लाइमलाइट में मौसमी थी, लेकिन अब ये लाइमलाइट दूसरी लड़की के लिए है। आकाश और भी ज्यादा गुस्से में है और चुपके से सिद्धार्थ के लिए कहता है कि वो बहुत ही बेहुदा है। वो जानबूझकर ये सब कर रहा है। आकाश को लगता है कि ये सब करके वो उसकी गर्लफ्रेंड को भड़काना चाहता है और उसके जन्मदिन की पार्टी को खराब करना चाहता है। आकाश ने आज के दिन के लिए काफी लंबे समय से तैयारी की हुई थी। सिद्धार्थ को भी ये सब ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन ये सिर्फ कोइंसिडेंस है। वाकई में इसमें सिद्धार्थ की कोई गलती नहीं है। अब आकाश की गर्लफ्रेंड और जानवी का जन्मदिन एक ही दिन है तो इसमें वो क्या कर सकता है? उस पर दोनों का ही एक ही जगह पर जन्मदिन मनाने की तैयारी करना भी एक कोइंसिडेंस है। दोनों की तैयारियां भी करीब करीब एक जैसी थी, लेकिन सिद्धार्थ ने सब कुछ काफी बड़े पैमाने पर किया था जिससे आकाश का हर एक सरप्राइज फीका पड़ गया था। मौसमी फॉरगेट इट, चलो हम फर्स्ट व्हील पर चलते हैं। आकाश ने मन ही मन अपने गुस्से को झटक दिया और मौसमी से बड़े प्यार से कहा। इस समय आकाश ने अपने हाथ में एक नेकलेस भी कसकर पकड़ रखा है। मौसमी हमेशा से फर्स्ट व्हील पर अपने पार्टनर के साथ बैठना चाहती थी और चाहती थी कि उसका प्यारा पार्टनर उसके सामने अपने घुटने टेक कर उसे प्रपोज करे। आकाश ने मौसमी की इस इच्छा को साकार करने की प्लानिंग की थी, लेकिन जब आकाश मौसमी के साथ फर्स्ट व्हील के पास आया तो एक स्टाफ मेंबर ने उसे रोक दिया और कहा, माफ कीजिएगा सर, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज फर्स्ट व्हील सोल्ड आउट है, इसलिए आप अंदर नहीं जा सकते हैं। क्या आप ये क्या बकवास कर रहे हैं? एक के बाद एक इतनी बड़ी गड़बड़। आज आकाश बिल्कुल भी खुश नहीं था और अब अचानक से उसने सुना कि फर्स्ट व्हील भी आज सोल्ड आउट था। उसका मन किया कि वो अपने सामने खड़े स्टाफ को गोली मार दे। इतने में स्टाफ मेंबर ने फिर से कहा, सर प्लीज आई एम सॉरी, फर्स्ट व्हील आज रात किसी ने बुक किया हुआ है, इसीलिए आप अंदर नहीं जा सकते हैं। बुकिंग किसने की है? उससे बाहर आने के लिए कहो। आकाश इतना गर्म हो गया था कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। आकाश की ऊंची आवाज सुनकर किसी ने बाहर आते आते कहा, अरे क्या हुआ, इतना शोर क्यों है? ये कोई और नहीं बल्कि सिद्धार्थ था। आकाश ने देखा कि सिद्धार्थ अपने होठों में सिगरेट दबाए हुए उसके पास आ रहा है। आते ही जब सिद्धार्थ ने आकाश को देखा तो कहा, मैं जहां भी जाता हूं मुझे ये कॉकरोच कैसे मिल जाता है? तुम मेरे साथ नहीं रह सकते। समझ में आई बात? आकाश का चेहरा सख्त हो गया। उसने कहा, सिद्धार्थ तुम आखिर चाहते क्या हो? मैं तो कुछ भी नहीं चाहता हूं, लेकिन तुम फर्स्ट व्हील की सवारी करना चाहते हो, है ना? कोई बात नहीं, आज मैं और मेरी गर्लफ्रेंड बहुत खुश है। वैसे भी आज किसी ने मुझे मौज मस्ती करने में काफी मदद की है, इसलिए ठीक है, मैं तुम्हें एक प्राइवेट कमरा इनाम के तौर पर दे दूंगा। वैसे भी अब हमें इन टिकटों की जरूरत नहीं है। तुम आकाश कुछ कहते कहते एकदम से रुक गया, लेकिन उसका चेहरा एकदम लाल हो गया था। तो क्या आप सिद्धार्थ उसे रिवॉर्ड देना चाहता है? क्या आकाश भिखारी है? खासकर जब आकाश ने सिद्धार्थ के घमंड को देखा तो उसे इतना गुस्सा आया कि आकाश की आंखों में खून उतर गया। लेकिन मौसमी की उत्सुकता से भरी आंखों को देखकर आकाश फिर से कांप उठा। क्या तुम सचमुच फेरिस व्हील पर चढ़ना चाहती हो? लेकिन इस समय एक लड़की को पाने की खातिर आकाश मारने से ज्यादा सिद्धार्थ की भीख स्वीकार करने के लिए तैयार है। आकाश एक लड़की की खातिर अपनी डिग्निटी छोड़ने को तैयार है। ये आकाश की स्टाइल तो नहीं है, लेकिन आकाश के दिमाग में कश्मकश चल रही है। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो क्या मौसमी की जन्मदिन की पार्टी जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की है बेकार नहीं चली जाएगी? वैसे भी आज रात में इस लड़की को अपने बिस्तर पर ले जाना चाहता हूँ, मेरा इंतजार अधूरा नहीं रह जाएगा। यदि सिद्धार्थ अभी यहाँ से जाना चाहता है तो ठीक है, मुझे इसे और नहीं छेड़ना चाहिए। आकाश ने किसी तरह खुद को रोक रखा था। इस लड़की को पाने के लिए आकाश को अपनी इज्जत खोने से भी परहेज नहीं है, इसलिए आकाश ने बड़ी बेशर्मी से कहा, ये 20,000 की तो बात है, अगर तुम नहीं बैठोगे तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लोग इन भिखारियों को भेजने वाले हैं तो खुद कितने स्मार्ट हैं। एक स्टाफ मेंबर पीछे से बड़बड़ाया। जब मौसमी आगे बढ़ी तो उसने ये बात नहीं सुनी, लेकिन आकाश पीछे था, उसने ये बात सुन ली थी। उसे बहुत गुस्सा आया। आखिर मौसमी फर्स्ट व्हील पर चढ़ गई। मौसमी को समंदर की तरफ निकलते देखकर आकाश ने अपनी जेब में हाथ डाला और उस नेकलेस को महसूस किया जिसे उसने डिस्काउंट पर खरीदा था। उसने सोचा कि क्या अब उसे ये नेकलेस निकालकर मौसमी को दे देना चाहिए, लेकिन जब उसे याद आया कि वो सिद्धार्थ के रहमो करम पर यहाँ बैठकर अपनी गर्लफ्रेंड को पटाने की कोशिश कर रहा है तो उसे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिद्धार्थ की नजर मौसमी पर है। आकाश ने मौसमी को अपने लिए पटाया था। वो ये सोचकर काफी अनकंफर्टेबल महसूस करने लगा कि कहीं सिद्धार्थ उसे उड़ा न ले जाए। आकाश ने सोचा, छोड़ो अभी नहीं, फर्स्ट व्हील से उतरने के बाद नेकलेस देता हूँ। हालांकि ये नेकलेस सेल पर था, लेकिन उसकी कीमत फिर भी 20,000 के आसपास थी, जो इस लड़की को लंबे समय तक बेवकूफ बनाते रहने के लिए काफी है। देखो ये कितना सुंदर है, मौसमी ने कहा। जब सिद्धार्थ और जानवी फर्स्ट व्हील पर बैठे तो उन्होंने समंदर के पार आतिशबाजी की कतार को देखा। एक के बाद एक लहरों की तरह आतिशबाजी की हर एक लहर पिछली लहर से ज्यादा बड़ी, ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा रोमांटिक थी। फिर समंदर के ऑपोजिट ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स पर जानवी और सिद्धार्थ की तस्वीरें हैं। जाहिर है कि सिद्धार्थ और जानवी स्पेशल ट्रीटमेंट के साथ एक छोटे से केबिन में बैठे हैं। सिद्धार्थ ने जानवी को कसकर पकड़ रखा है और समंदर पार हो रही आतिशबाजी को अप्रिशिएट कर रहा है। फर्स्ट व्हील के नीचे एक स्टाफ मेंबर और सिद्धार्थ का रूममेट दानिश भी है, जो सिद्धार्थ को जानवी को कसकर पकड़े हुए देख रहा है। जानवी के चेहरे पर एक बहुत खूबसूरत मुस्कुराहट है, जबकि सिद्धार्थ के चेहरे पर प्यार और कोमलता दिखाई दे रही है। जब भी सिद्धार्थ जानवी को देखता है तो उसके चेहरे पर जानवी के लिए चाहत नजर आती है। ये सीन किसी भी लड़की को मोहित करने के लिए काफी है। सभी लोग ये देखकर आश्चर्य में डूब गए थे कि सिद्धार्थ, जिससे उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि वो इतना रोमांटिक भी हो सकता है, जो लड़का हमेशा पैसिव रहता है, आज वो एक लड़की के साथ इतना रोमांटिक दिन बिता रहा है। फर्स्ट व्हील धीरे धीरे घूमता रहा, क्योंकि ये बहुत बड़ा है और इसे खत्म होने में करीब आधा पौना घंटा तो लगता ही है। फिर सिद्धार्थ जानवी का हाथ थामकर उसे लेकर नीचे आ गया। इस समय जानवी के चेहरे पर बहुत सारी खुशी दिखाई दे रही है। कहने की जरूरत नहीं है कि आज वो कितनी खुश है। आखिर में आकाश और मौसमी भी फर्स्ट व्हील से उतर गए।
आकाश के चेहरे पर थोड़ी खुशी और थोड़ी उदासी दिखाई दे रही है। जाहिर है कि सिद्धार्थ ने फेरिस व्हील पर सवारी करने देने के लिए आकाश पर एहसान किया था, जिससे आकाश काफी अनकंफर्टेबल हो गया था। लेकिन मौसमी बहुत खुश है और थोड़ा शर्मा भी रही है। आकाश को लगा कि अब समय आ गया है। फेरिस व्हील से उतरने के बाद उसने नेकलेस का बक्सा निकाला और मौसमी के सामने घुटने टेक कर बैठ गया। उसने बड़ी प्यार भरी नजरों से मौसमी को देखते हुए लवी तवी लहजे में कहा, मौसमी, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? फिर आकाश ने नेकलेस का बक्सा खोला और अंदर से नेकलेस निकाला। ये नेकलेस बहुत खूबसूरत लग रहा था। एक गर्लफ्रेंड को ऐसा नेकलेस देना बड़ी लग्जरी की बात है। सिद्धार्थ, क्या ये वही गिफ्ट नहीं है जो तुमने अंगूठी ना लेकर खरीदा था? तुम्हारा गिफ्ट इस लड़के के हाथ में कैसे आया? तुमने इसे किसी और लड़के को देने की हिम्मत कैसे की? दानिश ने आंखें बड़ी करते हुए आकाश के हाथ में पकड़े हुए नेकलेस को घूर कर देखते हुए कहा, ये नेकलेस सिद्धार्थ के कल खरीदे हुए हार्ट ऑफ द सी की तरह ही था। उसे उम्मीद नहीं थी कि आकाश ने इसे किसी और लड़की को दे दिया है। सबसे ज्यादा ह्यूमिलेटिंग बात तो ये है कि असली नेकलेस अभी भी सिद्धार्थ के पास है। एक पल में सभी ने अपनी नजरें आकाश की तरफ मोड़ ली। फिर आकाश झेप गया और चिल्लाया, तुम लोग ये क्या बकवास कर रहे हो? दानिश ने एक डंके की चोट पर कहा, इसमें कोई बकवास नहीं है। क्या तुम्हारा नेकलेस बडवाइजर का है? क्या तुम मुझे चैलेंज करने की हिम्मत कर रहे हो? सिद्धार्थ की जेब में अभी भी बहुत बड़ी चीज है। तुम्हारे पास जो है वो उसका गिफ्ट है। दानिश ने इस बारे में काफी सीरियसली बहस की। जाहिर है कि फिर आकाश की हिम्मत नहीं हुई। उसने वही 28,000 वाला नेकलेस खरीदा था। उस समय ये नेकलेस सेल पर था और उसे 20,000 में मिल गया था। अनफॉर्चुनेटली सिद्धार्थ का गिफ्ट भी यही था। इससे भी ज्यादा शर्म की बात तो ये है कि सिद्धार्थ ने जिसे रिजेक्ट किया था, आकाश उसी नेकलेस को सस्ते में उठा लाया था। तब तरीके ये सोचकर आकाश का मन किया कि वो उन सभी लोगों को गोलियों से उड़ा दे। जब से वो यहाँ पर आया है तब से कुछ ना कुछ ही हो रहा है। सिद्धार्थ ने शुरुआत फूलों के साथ की, फिर एक के बाद एक उसके सामने कई सारी शिकायतें आती रही है। आकाश को तो अब इतनी शर्म आने लगी है कि उसे लगता है कि उसे समंदर में कूदकर अपनी जान दे देनी चाहिए। क्या वाकई में ये सब कोइंसिडेंस नहीं है? उसका दिन इतना शर्मनाक कैसे हो सकता है? क्या सिद्धार्थ और आकाश की हर बात का एक जैसा होना सचमुच में एक संयोग की बात है? क्या मौसमी को लेकर आकाश के मसूबे पूरे हो पाएंगे? क्या जाह्नवी को सिद्धार्थ का गिफ्ट पसंद आएगा? आखिर क्या नया मोड़ लेगी ये कहानी? जानने के लिए सुनते रहिए तू मेरा हीरो नंबर 0, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सिद्धार्थ की आतिशबाजियों ने आकाश की आतिशबाजियों का रंग फीका कर दिया। आकाश को लगता है कि सिद्धार्थ इस तरह से उसकी गर्लफ्रेंड को भड़काकर उनकी पार्टी खराब करना चाहता है। इस सब से दूर जाने के लिए आकाश मौसमी को फेरिस व्हील पर लेकर गया, क्योंकि मौसमी चाहती थी कि उसका पार्टनर उसे फेरिस व्हील पर अपने घुटनों पर खड़ा होकर प्रपोज करे। लेकिन आकाश को बताया जाता है कि फेरिस व्हील पहले से ही सोल्ड आउट है। आकाश गुस्से से चिल्लाता है तो सिद्धार्थ का एहसान था आकाश पर, जो आकाश एक्सेप्ट कर लेता है, पड़ती है और वो उसे पॉइंट आउट करके कहता है कि ये तो वही गिफ्ट है जो सिद्धार्थ की आवाज सुनाई दी। वो कह रहा था, ओफो दानिश, ये क्या किया तुमने? मुझे सचमुच में बहुत अफसोस हो रहा है कि तुमने मेरा सीक्रेट सबके सामने एक्सपोज कर दिया। मैं इसे लास्ट मिनट तक सीक्रेट रखना चाहता था। जाह्नवी को मुझे अब ये नेकलेस अभी देना ही पड़ेगा। जेब से एक नाजुक छोटा सा बक्सा निकालते हुए सिद्धार्थ ने कहा। फिर उसने उस छोटे से खूबसूरत बक्से में से लाखों का नेकलेस हार्ट ऑफ द सी निकालकर जाह्नवी को दिखाते हुए बड़े प्यार से कहा, जानू, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये नेकलेस पसंद आएगा। इस समय समंदर के दोनों किनारों से रोशनी हार्ट ऑफ द सी पर पड़ रही है, जिससे गुलाबी हीरे जगमगाने लगे हैं। जाह्नवी ने चुपचाप से सिद्धार्थ के हाथ में पकड़ा हुआ नेकलेस देखा। ये सब उसे एक सपने जैसा लग रहा है। जाह्नवी के दिल की धड़कन बहुत तेज होती जा रही है और आखिर में उसकी आंखों से खूबसूरत चांदी की बूंदें टपकने लगी, जिससे सिद्धार्थ के हाथ में पकड़ा हुआ नेकलेस गीला हो गया। मुझे ये पसंद है, ये बहुत खूबसूरत है। जाह्नवी ने उस नेकलेस को काफी कसकर पकड़ रखा है। गुलाबी हीरे के इस नेकलेस की ये दूर की रोशनी में जगमगाती हुई बहुत खूबसूरत लग रही है। इतनी खूबसूरत, इतनी रोमांचक, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। बेशक ये बेशकीमती होगा। जाह्नवी के लिए इस तरह से सिद्धार्थ का एक के बाद एक नया सरप्राइज क्रिएट करना सचमुच में बहुत अमेजिंग लग रहा है। जाह्नवी इसे जिंदगी भर अपने दिल में संजो कर रखना चाहती है। मेरे लिए बस इतना ही काफी है कि ये तुम्हें पसंद आ गया। कहते हुए सिद्धार्थ ने धीरे से जाह्नवी को अपने गले से लगा लिया और आंखें बंद करके उसके होठों पर किस कर लिया। जाह्नवी की आंखें बंद हो गई थी, क्योंकि अब उसे अपने आसपास के लोगों की परवाह नहीं थी। उसने सिद्धार्थ की किस का बड़ी गर्मजोशी से जवाब दिया और इस समय भी आकाश अभी तक मौसमी को गिफ्ट के तौर पर देने के लिए डिस्काउंट में खरीदा हुआ नेकलेस पकड़े हुए बेवकूफों की तरह अपने घुटने पर ही खड़ा है। आकाश को लगता है कि ये उसकी जिंदगी का सबसे शर्मनाक पल है, लेकिन वो इसमें कुछ नहीं कर सकता है। वैसे भी उसने ये नेकलेस खरीद लिया था और अब उसे ये नेकलेस मौसमी को अपने घुटनों पर खड़े होकर देना ही था। हालांकि इसकी तुलना वो सिद्धार्थ के पिंक डायमंड नेकलेस के साथ नहीं कर सकता है, जिसमें कबूतर के अंडे के साइज के हीरे जड़े हुए हैं। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसे इस लड़की को अपनी जीवन संगिनी थोड़ी बनाना है। उसे तो इस लड़की को धोखे में रखकर सिर्फ अपने बेडरूम तक पहुंचाना है, जिसके लिए इतना काफी है। बस अब आकाश अपनी कल्पना में खोने लगा था कि आखिर में सब अच्छा हो गया। हालांकि अभी ये प्रोसेस इतना वंडरफुल नहीं रह गया है। लेकिन तभी उसके सामने खड़ी मौसमी ने अचानक कहा, आई एम सॉरी, जिसे सुनकर आकाश बुरी तरह से शॉक हो गया। आई एम सॉरी, लेकिन किस लिए? क्या ये इनकार है? क्या वो सही सोच रहा है? जायसवाल ग्रुप के उत्तराधिकारी 1,000 करोड़ रुपए की संपत्ति वाले जायसवाल परिवार के प्रिंस को कोई लड़की कैसे रिजेक्ट कर सकती है? आकाश की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। मौसमी, तुम क्या कह रही हो? तुम एक बार फिर से बोलो, मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी आकाश, मुझे माफ कर दो। आज मेरे साथ रहकर मेरा जन्मदिन मनाते हुए पूरा दिन बिताने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सचमुच में एक सपना देख रही हूँ, लेकिन अब मैं तुमसे सिर्फ सॉरी कह सकती हूँ। मौसमी ने अपना सिर जोर से हिलाया और माफी मांगते हुए कहा, आकाश, मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती। क्या तुम जानते हो कि मैं क्यों चाहती थी कि कोई मेरे जन्मदिन पर मेरे साथ रहे, मुझे यहाँ लेकर आए और हम फेरिस व्हील पर बैठे? आकाश ने दांत पीस कर पूछा, क्यों? क्योंकि पिछले साल आज ही के दिन मैं और मेरा एक्स बॉयफ्रेंड इस फेरिस व्हील पर बैठे थे और फिर उसने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया था। पता है आकाश, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे लगा कि मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊंगी। मैं उस पल को कभी नहीं भूल सकती हूँ जब हम साथ हुआ करते थे। तुम मेरे लिए हमेशा से मेरे लिए एक सब्स्टिट्यूट रहे हो, मेरे एक्स बॉयफ्रेंड का सब्स्टिट्यूट। मौसमी ने रोते हुए कहा कि जब तक वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को बुला नहीं पाएगी, तब तक वो किसी और के बारे में सोच भी नहीं पाएगी। जब भी उसे उसकी याद आएगी, उसके बारे में सोच सोच कर उसका दिल दुखता रहेगा। आकाश को मौसमी की बात सुनकर इतना गुस्सा आया कि वो उछल पड़ा। उसका दिल उदास हो गया। उसने सोचा था कि अब तक जो भी हुआ उसे बुलाकर अंत अच्छा होना चाहिए,
लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि अब तक जो हुआ अंत उससे भी ज्यादा बदतर होगा। इतने लंबे समय तक अफेयर करने के बाद आकाश को उम्मीद नहीं थी कि मौसमी उससे अलग हो जाएगी। आकाश को पहले कभी इतना बड़ा झटका नहीं लगा था। उसने मौके पर ही अनाप शनाप बकवास करनी शुरू कर दी। तभी सिद्धार्थ ने, जो उनसे ज्यादा दूर नहीं था, घबरा कर कहा, अरे आज मेरी स्वीटहार्ट के जन्मदिन की पार्टी को तो खराब मत करो। ये खूबसूरत दिन है। आज मरने की बातें, ब्रेकअप, गिले शिकवे, लड़ाई झगड़े और किसी भी बुरी बात की गुंजाइश नहीं है। फॉर्चुनेटली आकाश की जिंदगी में कुछ समय के लिए तकलीफ आ गई है, लेकिन इसके लिए वो मर तो नहीं सकता है। मौसमी अकेली रह गई। अपने दिल में गुस्सा लिए आकाश उस जगह से चला गया। लेकिन मैंने ये सब किस लिए किया? आकाश गुस्से में समुद्र नील से बाहर चला गया और ख्यालों में खोया एक कार के सामने आ गया। अचानक उसकी टक्कर दो लड़कों से हुई जो पूरी तरह से नशे में थे। वो आकाश को गुस्से से डांटते हुए बोले, अरे ओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? अपने आप को सुपरमैन समझता है क्या? मान न मान, मैं तेरा मेहमान। आज आकाश का दिन ही बुरा था। आज उसने काफी बेइज्जती सही है। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का सड़क छाप गुंडा भी उस पर चिल्लाने की हिम्मत करेगा। आकाश जो पहले से ही काफी परेशान था, इतने गुस्से में आ गया था कि उसने गुंडे की नाक की तरफ इशारा करते हुए डांट कर कहा, अबे ओ, क्या बोल रहा है? क्या बोला तू? हिम्मत है तो फिर से बोल कर दिखा। अबे जानता है मैं कौन हूँ? मैं आकाश हूँ, आकाश जायसवाल, मुंबई का लीडर। न जाने कितने बड़े बड़े लोग मेरे आसपास घास छीलते हैं। तू किस खेत की मूली है? तुझ जैसे छोटे मोटे बदमाश की इतनी हिम्मत कि तू मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करे? तेरे दिन पूरे हो गए क्या? मरना चाहता है क्या? अबे तेरी तो, कहते हुए गुंडे ने बड़े प्यार से आकाश के चेहरे पर हाथ फेरा। लेकिन शायद आकाश के चेहरे पर यह हाथ जरा जोर से पड़ा, क्योंकि अगले ही पल बजाय वहां खड़े रहने के आकाश हवा में उड़ता हुआ नजर आया। बेचारा आकाश, वो एक अकेला लड़का था, वो गुंडों से कैसे लड़ सकता है? एक गुंडे ने उसे लात मारी और दूसरे लड़के ने उसके कपड़े उतार दिए और लड़ाई में शामिल हुए। आकाश को एक बार फिर से बुरी तरह से पीटा गया। बेचारा आकाश, उसकी दोनों आंखों से आंसू बहने लगे। ये देखते हुए कि दोनों गुंडे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, आकाश की हालत पतली हो गई। फिर उन पर उसकी नजर पड़ी तो उसने देखा कि अब उनमें से एक गुंडा ईंटें उठाकर उसका सिर फोड़ना चाहता है। तो आकाश घबरा गया और गिड़गिड़ाने लगा, नहीं छोड़ दो मुझे प्लीज, लड़ाई मत करो। मैं अपनी गलती मानता हूँ, मैं मानता हूँ कि गलती मेरी है। ओरिजिनली आकाश इतना भी बेवकूफ नहीं था। हालांकि उसका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन आज तो उसने बेवकूफी की हद कर दी थी। असल में इसमें उसकी कोई गलती भी नहीं थी। उसे तो सिद्धार्थ ने इतना उकसा दिया था कि वो खुद पर काबू भी नहीं रख पाया। और फिर वो लड़की मौसमी, उसने आई एम सॉरी बोलकर रही सही कसर पूरी कर दी। आज तो आकाश पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया था। उसे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे इस तरह के गुंडों को कैसे फेस करना चाहिए। अगर आपने इस तरह के गुंडों को इज्जत नहीं दी तो वो आपके पूरे खानदान का सफाया कर सकते हैं। आज आकाश की पहचान, उसका जायसवाल फैमिली रुतबा किसी काम नहीं आया। गुंडों को उसकी हैसियत से कुछ लेना देना नहीं था। तो तुझे अब समझ में आया कि दया की भीख कैसे मांगनी है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अब तुझे हमसे कुछ नहीं मिलने वाला है। कहते हुए गुंडे ने आकाश के सर पर ईंट दे मारी। आकाश का चेहरा खून से भर गया। ये देखकर गुंडे खुश हैं। जब आकाश की पिटाई का खेल खत्म हुआ तो उन्होंने उसकी कार का टायर फाड़ दिया। उसकी कार की स्टीयरिंग व्हील टूट गई और तो और उसके पास जो कुछ भी था, पैसे से लेकर उस डिस्काउंटेड नेकलेस तक, गुंडे लोगों ने आकाश से सब कुछ छीन लिया। भाई मेरी जान बख्श दो, मुझे छोड़ दो, मेरी जान बख्श दो। आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। भविष्य में मैं अपनी आंखें खुली रखूंगा। आकाश ने हाथ जोड़कर जल्दी से विनती की। उसे डर था कि ये गुंडे उसे और पीटेंगे। लगता है तेरी समझ में आ गया है। हम तुझे यही तो समझाना चाहते थे। कहते हुए गुंडे ने उसे फिर से एक लात मारी। पैसे गिने और उसके ऊपर पैर रखकर निकल गए। आकाश जमीन पर लेटा रहा और मन ही मन खून के आंसू बहाता हुआ आसमान की तरफ देखता रहा। कुछ समय तक गायब रहने के बाद डांग भी वापस आ गया था, लेकिन जब वो वापस आया तो वो फिट नहीं था। उसे बुरी तरह से पीटा गया था। पता चला कि जो लोग उसे पकड़कर ले गए थे उन्होंने जबरदस्ती उसे गौशाला में बंद कर दिया था। वहां पर उसे मच्छरों ने काट लिया था। उसे आकाश और सिद्धार्थ के बीच की हर डीलिंग के बारे में बताने के लिए मजबूर किया गया था। इतना सब कुछ भुगतने के बाद वकील होने के नाते क्या डांग सिद्धार्थ का कुछ बिगाड़ पाएगा? इतना सफर करने के बाद आकाश सिद्धार्थ के रास्ते में आने से बचेगा या उससे बदला लेने की कोशिश करेगा? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए सुनते रहिए तू मेरा हीरो नंबर 0, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सिद्धार्थ ने जानवी को पिंक डायमंड नेकलेस दिया जो उसे बहुत पसंद आया। दूसरी तरफ मौसमी ने आकाश से सॉरी बोलकर उसके प्रपोज करने से पहले ही बात खत्म कर दी, जिससे आकाश आग बबूला होकर वहां से चला गया। रास्ते में वो 2 गुंडों से टकराया जिन्होंने उसे लूट भी लिया और पीट भी दिया। उधर कुछ समय तक गायब रहने के बाद डांग भी वापस आ गया था, लेकिन उसकी हालत भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। उसे गौशाला में बंद कर दिया गया था और वहां पर उसे मच्छरों ने काट लिया था। डांग का कहना है कि फिर उसने वहां पर उन लोगों से लड़ाई की। उसने हर तरह की चाल चली, जो कुछ भी वहां पर अवेलेबल था उसका इस्तेमाल करके भागने का रास्ता बनाया और आखिर में जब गार्ड्स का ध्यान उससे हट गया तो वो वहां से भाग गया। डांग ने जो डिस्क्रिप्शन बताया था उससे मालूम होता है कि ये लड़ाई न्याय के लिए थी। डांग ने अपनी कहानी में खुद को हीरो बनाकर अपने सपने को पूरा करने वाले एक अच्छे आदमी और दुष्ट गुंडों के बीच की ऐतिहासिक लड़ाई को बहुत अच्छा खासा खींचा था। इस ऐतिहासिक लड़ाई ने डांग को शैतान से लड़ने के बाद उसके चेहरे को योग्यता के मेडल की तरह बना दिया। असल में सिर्फ डांग ही एक ऐसा आदमी है जो जानता है कि आगे क्या करना है, लेकिन जब डांग ने देखा कि आकाश की हालत उससे ज्यादा बेहतर नहीं है तो वो काफी हैरान रह गया। उसे अच्छी तरह से याद था कि आकाश उन गुंडों से बचकर निकल गया था, तो फिर उसकी हालत ऐसी कैसी हो गई? वो इतनी बदतर हालत में कैसे पहुंच सकता है? जाहिर है कि आकाश के लिए डांग को पिछली 2 दिनों में कोई अपनी बेइज्जती के बारे में बताना संभव नहीं होगा। पिछले 2 दिनों में जो कुछ भी हुआ था आकाश तो उसके बारे में सोचने तक की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। पहले उसे पीटा गया और फिर थाने में डाल दिया गया। वो वहां से छूटा तो उसे बिना किसी कारण के अगवा कर लिया गया। जब उसने चलती कार से कूदकर खुद को बचाया तो उसे अपने आप को छुपाने के लिए गोबर के कुंड में कूदना पड़ा। जैसे तैसे वो वहां से बाहर निकला, लेकिन उसकी बदकिस्मती का सिलसिला बंद ही नहीं हो रहा है। उसे लगा कि उसका समय ही खराब चल रहा होगा, लेकिन कौन जानता था कि उसका खराब समय अभी तक खत्म नहीं हुआ है, बल्कि जो हुआ उससे भी बुरा होना बाकी है। वो तो चुपचाप अपनी गर्लफ्रेंड को रिझाने में लगा हुआ था कि पता नहीं सिद्धार्थ कहां से टपक पड़ा और उसे हर बात में इंफीरियर साबित करके शर्मसार कर दिया। लड़की
लड़की भी हाथ से निकल गई और इज्जत का भी फलूदा बन गया। आखिर में उसने उसे गुंडे से भी पिटवा दिया। सपने देखते समय आकाश एक झटके से उठ गया। कल जब नैस्डैक खुला तो अनकही बातें के शेयर्स में फिर से उछाल आया, जो 1500 करोड़ यूएस डॉलर के निशान तक पहुंच गया। हालांकि अभी भी ये अनकही बातें कंपनी की ओरिजिनल शेयर प्राइस 2500 करोड़ यूएस डॉलर से बहुत दूर है, लेकिन ये उस 1000 करोड़ यूएस डॉलर से कहीं बेहतर है जब अनकही बातें कंपनी अपने सबसे निचले स्तर पर थी। वैसे हम जानते हैं कि शेयर प्राइस को दबाने के लिए आकाश और जॉनसन ने बहुत पैसा खर्च किया है और ये उसी का नतीजा है। शेयर प्राइस बढ़ने से आकाश को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था। उसे तो बस अब एक ही धुन सवार थी। उसे लगता था कि उसे सिर्फ बदला लेना है, चाहे जो भी हो, बदला तो उसे लेना ही है। डांग और आकाश बैठकर इस बारे में बातचीत कर रहे हैं कि सिद्धार्थ से कैसे निपटा जाए। अचानक आकाश के मोबाइल फोन की घंटी बजती है। आकाश ने कॉल का जवाब देने के लिए फोन उठाया। देखते ही देखते उसका चेहरा बहुत भद्दा होता चला गया। फोन रखने के बाद आकाश ने कहा, मिस्टर डांग, अब मेरे परिवार के साथ ये क्या चक्कर है? आकाश को अपने परिवार की बात करता सुनकर डांग थोड़ा बहुत चक्कर रह गया। आकाश के परिवार के 1000 करोड़ के पैमाने पर पहुंचने की सबसे अहम वजह यह है कि उनके पास जायसवाल ग्रुप है, जो इंटरनेशनल ट्रेड रिलेटेड बिजनेस करता रहा है। लेकिन पिछले कुछ सालों में इंटरनेशनल इकोनॉमी बद से बदतर होने के साथ जायसवाल ग्रुप का कारोबार पहले जितना अच्छा नहीं रहा, बल्कि उन्हें भारी नुकसान भी उठाना पड़ा था। इसके अलावा हाल ही में बैंकों से लोन मिलना भी काफी मुश्किल हो गया है, इसलिए परिवार की कैपिटल जरा टाइट हो गई थी। ऐसा नहीं है कि आकाश का परिवार हाथ पर हाथ धरे बैठा है। फाइनेंशियल डिफिकल्टीज को हल करने के लिए जायसवाल ग्रुप ने एक एयरबस प्रोजेक्ट की शुरुआत की, जो आज के अर्बन ट्रैफिक कंजेशन को हल करने के लिए सिर्फ एक सिंपल सा ट्रांसपोर्टेशन का साधन मात्र है। नेशनल पॉलिटिक्स और प्राइवेट फाइनेंसिंग का सपोर्ट हासिल करने के लिए इस प्रोजेक्ट को एस्टैब्लिश किया गया है। हाल ही में जायसवाल ग्रुप ने अपने हर एक स्टाफ को मेजर बैंक्स, खासतौर से रूरल एरियाज के रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव्स में भेजा है और ये कमर्शियल इंश्योरेंस के मुद्दे पर आधारित है। जायसवाल ग्रुप का वादा है कि अगर लोग उनके प्रोडक्ट्स खरीदने के बाद एक साल में 10,000 रुपए का भुगतान करते हैं तो न सिर्फ उन्हें प्रिंसिपल लौटा दिया जाएगा, बल्कि कई सालों के बाद उन्हें पेंशन भी मिलेगी। ये ऐसा है कि जायसवाल ग्रुप पैसा बनाने के लिए इंश्योरेंस मनी लेता है। हकीकत में बहुत कम लोग ही इस तरह के कमर्शियल इंश्योरेंस पर विश्वास करते हैं। शहर में रहने वालों की जागरूकता में सुधार के साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बात की चिंता है कि इस तरह के कमर्शियल इंश्योरेंस एक तरह के कमर्शियल फ्रॉड हो सकते हैं और आखिर में हाथ में कुछ भी नहीं लगने वाला है। अपने बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए जायसवाल ग्रुप को अपने स्टाफ को कई भागों में डिवाइड करके उन्हें अलग अलग बैंकों या कोऑपरेटिव्स में तैनात करना पड़ा और इसके साथ साथ बैंकों और क्रेडिट कोऑपरेटिव्स के संबंधित लोगों के साथ भी कोऑपरेट करना पड़ता है। इसके अलावा इनमें से ज्यादातर कमर्शियल इंश्योरेंसेस ग्रामीण औरतों और बुजुर्गों के नाम में है। आखिर इन लोगों को सबसे ज्यादा आसानी से धोखा दिया जा सकता है। लोगों को वैसे भी धोखा दिया जा सकता है। शुरुआत में तो कैपिटल ऑपरेशन स्मूथली चल रहा था। थोड़े समय पहले जायसवाल ग्रुप ने शहर की सड़क के बीच में लाइट रेल कार का सक्सेसफुल टेस्ट रन शुरू किया और मीडिया ने इसे काफी अच्छी तरह से रिपोर्ट किया था। यहाँ तक कि सीसीटीवी चैनल ने खास तौर पर अपने रिपोर्टर्स और जायसवाल ग्रुप के जीरो किए हुए कमर्शियल इंश्योरेंस को देखने के लिए भेजा, जिसने इसे काफी लोकप्रिय बना दिया था। लेकिन पता नहीं किसी रिपोर्टर को कहां से ये खबर मिली कि जायसवाल ग्रुप की सो कॉल्ड अर्बन लाइट रेल ट्रेन एक धोखा है। मुंबई में जिस लार्ज स्केल प्लांट को बनाने का दावा किया गया है वो खरपतवारों से भरी बंजर जमीन है। अभी अभी सामने आई ये खबर जायसवाल ग्रुप के पसीने निकाल सकती है। डांग के साथ कांटेक्ट करके आकाश ने उसे इस रिपोर्टर से बात करने के लिए आगे आने को कहा है। बड़े पैमाने पर प्रसार ना करना ही बेहतर होगा। वास्तव में जायसवाल ग्रुप की फाइनेंसिंग हिस्ट्री में पोंजी स्कीम बहुत ही इमेजिनेटिव है और ये ट्रिक कई कमर्शियल इंश्योरेंस कंपनीज इस्तेमाल करती है। जब तक कैपिटल चेन नहीं टूटती है तब तक सब कुछ नॉर्मली काम कर सकता है। हालांकि अगर ये एक्सपोज हो जाता है तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। लोगों की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी भाग जाएगी और फिर कोई भी नए लोग इंश्योरेंस नहीं खरीद पाएंगे। एक बार कैपिटल चेन टूट गई तो सरकार जायसवाल ग्रुप में उन लोगों के पैसे की भरपाई के लिए हस्तक्षेप करेगी जिन्होंने पहले इंश्योरेंस खरीदा था और ये खत्म हो जाएगा। आकाश सिद्धार्थ के साथ डील कर रहा था, इसलिए उसने डांग से उसकी मदद करने के लिए कहा। उसने बहुत पैसा भी खर्च किया है। सरप्राइजिंगली उसे सिद्धार्थ जैसे आदमी ने मारा था। आकाश काफी गुस्से में था, लेकिन वैसे भी वो सिद्धार्थ को मजा चखाना चाहता था। वो अपने आप को सिद्धार्थ जैसे आदमी के दबाव में नहीं आने देना चाहता है। डांग ने देखा कि आकाश ने इसके बारे में पूछा। उसने माथे पर बल डालकर आंखें चढ़ाते हुए कहा, इससे अभी डील करने का काम चालू है, लेकिन इसमें थोड़ा खर्च हो सकता है। आकाश ने सिर हिलाकर कहा, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, आपको तो बस सोल्यूशन पर ध्यान देना है। आप पहले प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालिए। डांग ने तुरंत मुस्कुराकर कहा, तो फिर ठीक है आकाश जी, आपका कहना मेरे लिए काफी है। इससे मुझे कोई भी कदम उठाने में आसानी होगी। डांग को अलविदा कहने के बाद आकाश अपने क्लब में चला गया। कल सिद्धार्थ ने आकाश के साथ जो कुछ किया था उसके बाद आकाश ने एक बड़े आदमी को मदद के लिए कहा। ये बड़ा आदमी था करंदीकर, मुंबई किंग। सटीकता से कहूं तो ये मुंबई में अंडरग्राउंड ऑर्डर का किंग है, जिसे मुंबई अंडरवर्ल्ड लेजेंड के तौर पर जाना जाता है। मुंबई में कुल जितने भी जिले और काउंटी हैं वहां पर लोकल सांप हैं। जैसे कि उल्लासनगर में कई ब्लैक लीडर्स हुआ करते थे, जिनमें से जग्गू दादा एक है। हालांकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से जग्गू को सीधे मार दिया गया है। अब उल्लासनगर के असली मालिक सिद्धार्थ और सोनू हैं। आकाश को लगता है कि सिर्फ अंडरवर्ल्ड लेजेंड ही सिद्धार्थ को कंट्रोल कर सकता है। करंदीकर अब अपने शुरुआती 40 के दशक में है। आकाश ने सुना है कि करंदीकर तब से मुंबई की खान छान रहा है जब वो सिर्फ 8 साल का था। 15 साल की उम्र में वो मुंबई में काफी फेमस हो गया था। वो काफी निर्णायक और अग्रेसिव था। 25 साल की उम्र में उसने मुंबई में कई अंडरवर्ल्ड लेजेंड बनाए और खुद को मुंबई किंग के तौर पर एस्टैब्लिश किया। उसकी करियर की कितनी लड़ाइयां फेमस है, ये आकाश जैसा बेवकूफ नहीं है जो इसे मापा जा सके। क्योंकि आकाश के पिता की मुंबई किंग के साथ थोड़ी दोस्ती थी, इसलिए आकाश भी इतना भाग्यशाली निकला क्योंकि वो करंदीकर को जानता था। सिद्धार्थ और सोनू ने उल्लासनगर जिले की जमीन पर कब्जा कर लिया, लेकिन उन्हें मुंबई किंग का आशीर्वाद नहीं मिला। आकाश ने बदला लेने के लिए मुंबई अंडरवर्ल्ड लेजेंड की ताकत इस्तेमाल करने की प्लानिंग की। आकाश और करंदीकर एक बहुत ही हाई एंड प्राइवेट रूम में मिले। बाहर स्ट्रॉन्ग आदमियों का एक घेरा है जो दिखाता है कि मुंबई किंग दबंग और एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। मुंबई किंग एक टिपिकल देसी चरित्र वाला आदमी है और उतना ही दबंग दिखता है। यहाँ तक कि आकाश के होम कोर्ट में भी उस आदमी ने काफी स्ट्रॉन्गर मोमेंटम दिखाया। आखिर ये मुंबई किंग करंदीकर है। 15 साल की उम्र में मुंबई आने वाला मुंबई किंग करंदीकर को आज पूरे 30 साल हो चुके हैं।
उसके चेहरे पर उसकी उम्र का पता नहीं चलता था। वो काफी यंग और सख्त दिखता है। किसी भी पिकी वुमन की नजर में ये आदमी भी काफी अट्रैक्टिव है। हालांकि उसके शरीर पर बंदूक की गोली और चाकू के कई घाव हैं, जिससे पता चलता है कि उस पर कई हत्या के मामले हैं और वो खून का प्यासा क्रेजी आदमी है। हालांकि ये मुंबई के खतरनाक ऑर्डर्स पर हावी होने के लिए उसे मिला हुआ मेडल और वॉल ऑफ ग्लोरी है। जाहिर है कि जो कोई भी इन्हें देखता है वो डर जाता है। इस समय करण दिकर अपने पैर फैलाकर बैठा आकाश का अनुरोध सुन रहा है। उसकी कमीज के करीब करीब सारे बटन खुले हुए थे और वो काफी अग्रेसिव लग रहा था। जब आकाश ने बोलना बंद किया तो करण दिकर ने अपना सिर हिलाया। फिर उसने अपनी जेब से एक सिगार निकालकर जलाई और कश खींचने लगा। क्या करण दिकर आकाश की मदद करेगा? क्या आकाश की बात मानकर करण दिकर सिद्धार्थ के साथ दुश्मनी मोल लेगा? क्या डांग आकाश की मदद करने में सफल हो पाएगा? सिद्धार्थ के दुश्मनों की लिस्ट काफी लंबी होती जा रही है। क्या सिद्धार्थ इन खतरों से खुद को बचा पाएगा? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए सुनते रहिए तू मेरा हीरो नंबर 0, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। डांग गुंडों की पकड़ से छूटकर वापस आया तो उसने देखा कि आकाश की हालत उससे ज्यादा बेहतर नहीं है। वो हैरान रह गया क्योंकि वो तो गुंडों से बचकर निकल गया था। अगले दिन जब नैस्डैक खुला तो अंत ही बातें 1500 करोड़ यूएस डॉलर के निशान तक पहुंच चुका था, जो अपने ओरिजिनल प्राइस से बहुत दूर है, लेकिन ये कंपनी के सबसे निचले स्तर से तो काफी बेहतर है। आकाश और जॉनसन ने कंपनी के शेयर प्राइस को दबाने के लिए बहुत पैसा खर्च किया था। आकाश और डांग बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थे कि सिद्धार्थ से कैसे निपटा जाए। डांग ने आकाश से सिद्धार्थ के साथ डीलिंग के लिए और पैसे मांगे तो आकाश ने उससे कहा कि पैसों की चिंता मत करो, आप तो सिर्फ प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालो। डांग के जाने के बाद आकाश अपने क्लब में चला गया और वहां जाकर उसने करण दिकर को कॉल किया, जिसे मुंबई किंग कहा जाता था। आकाश की बात सुनने के बाद करण दिकर ने कहा, मैंने सुना है कि सिद्धार्थ ने उल्लासनगर में काफी अच्छा काम किया है। वो उल्लासनगर का बॉस है क्या? एक तिरछी आंखों वाले आदमी ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ, इससे पहले मैं उल्लासनगर में था। जग्गू की दुनिया अब तो सूखी पड़ी है। आकाश ने भी अपना सिर हिलाया। करण दिकर अंकल, मैंने आज तक इस एरिया में किसी के भी बारे में ऐसा नहीं सुना है कि कोई आपकी मंजूरी के बिना भाई बन सकता है। ये तो आपकी डिग्निटी को चैलेंज कर रहा है। अगर हम इस तरह के माहौल को नहीं दबाएंगे तब तो वो जीत जाएगा। क्या भविष्य में मुंबई में आपकी कोई डिग्निटी नहीं रह जाएगी? आकाश एक तरह से करण दिकर के अंदर असंतोष सुलगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन करण दिकर ने आकाश की तरफ तिरछी नजरों से देखा। आखिर करण दिकर एक्सपीरियंस्ड आदमी है, वो आकाश के मन में क्या चल रहा है जानता है। करण दिकर ने कहा, सिद्धार्थ के बारे में मुझे कुछ और बताओ, उसकी ओरिजिन क्या है? आकाश ने जल्दी से बताया, मुंबई यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होने के अलावा वो एक गेम कंपनी का फाउंडर भी है। उसकी कीमत लगभग 1000 करोड़ है, लेकिन मैं पहले ही उसके बैकग्राउंड के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर चुका हूँ। वो दिल्ली से है और उसके माता पिता सिर्फ एक साधारण किसान है। उसकी किस्मत एक गेम की वजह से चमकी है। उसने जो गेम बनाया है वो काफी पॉपुलर हो चुका है। पैसे के अलावा उसका कोई सोशल स्टेटस नहीं है। ऐसी बात है। करण दिकर मूड में था। इतनी कड़ी मेहनत करके अपनी किस्मत बनाने की वजह से करण दिकर को सिद्धार्थ से जलन हो रही है, लेकिन बिना किसी बैकग्राउंड के एंटरप्रेन्योर्स को सभी हलाल करने पर तुले हुए हैं। हकीकत में करण दिकर इतने सालों से मुंबई में काम कर रहा है, इसलिए वो जानता है कि इस तरह की चीज शुरू करना सबसे ज्यादा आसान है। घर पर अगर आपके पास पैसा है तो आपके पास ताकत भी होनी चाहिए। अगर आपके पास पैसा है और कोई ताकत नहीं है तो नतीजे दयनीय हो सकते हैं। पिछले कुछ सालों में करण दिकर ने न जाने कितने ही अमीर लोगों को अपने परिवारों को टूटते और अपने परिवारों से बिछड़ते हुए देखा है। अगर ये पावरफुल लोग अपनी उंगलियों को हिला भी दे तो अरबों की संपत्ति एक पल में गायब हो जाएगी। ऐसी बात है। आखिर पैसा पावर के बराबर नहीं होता है। इसके अलावा करण दिकर ने पिछले कुछ सालों में 1000 करोड़ के वैल्यू वाले कुछ अमीर लोगों के परिवारों को खुद पर्सनली बर्बाद कर दिया है। आखिर उसके पास सपोर्ट करने के लिए भाइयों का एक ग्रुप है और उसे कुछ हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स के साथ, अमीर बिजनेसमैन के साथ और कई तरह के कॉन्टैक्ट के साथ दोस्ती करनी पड़ती है। जाहिर तौर पर पैसा जरूरी है, लेकिन उन्हें ऐसे अमीरों को सैक्रिफाइस करना होगा जिनके पास पावर नहीं है। और करण दिकर के सर्कल में इस तरह के आदमी को आमतौर पर बलि का बकरा कहा जाता है। इसका मतलब है कि इसे तो बलि चढ़ना ही पड़ेगा। जबरन वसूली करने वाला करण दिकर इस तरीके को अच्छी तरह से जानता है। हालांकि लापरवाही की वजह से कुछ गलतियां भी होती हैं, लेकिन ये उसे अमीर बना सकती हैं और कई हाई क्वालिटी इंडस्ट्रीज दिला सकती हैं। हकीकत में दसियों अरबों की तुलना में ये सचमुच में इनसिग्निफिकेंट है। और तो और बहुत कम लोग ऐसे अमीर लोगों की परवाह करते हैं जिनका समाज में ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है और उनका इन्फ्लुएंस बहुत कम है। यहाँ तक कि जब लोग सुनेंगे कि ये अरबपति मर चुके हैं तो बहुत सारे लोग खुशियां मनाएंगे। अगर आज करण दिकर को मुंबई के राजा के रूप में जाना जाता है तो वो इसलिए है क्योंकि वो बहुत बेरहम है। क्या इस तरह के गुंडों के साथ मोरालिटी और ह्यूमैनिटी की बात करना इंटरेस्टिंग नहीं होगा? करण दिकर की दिलचस्पी देखकर आकाश ने सिर हिलाया और कहा, अंकल, मैं आपको धोखा नहीं देना चाहता। मैं आपसे बिल्कुल झूठ भी नहीं बोलूंगा। मैं उसकी सारी जानकारी आपको एक पल में ही दे दूंगा। मैं वादा करता हूँ कि अगर इस तरह का आदमी मर भी जाता है तो ये सिर्फ एक न्यूज रिपोर्ट के अलावा कुछ नहीं होगा। करण दिकर ने अपना सिर हिलाया और कहा, बहुत अच्छा, जब तुम फ्री हो तो अपने माता पिता को खाने पर बाहर चलने के लिए कहना। आकाश और वरुण के परिवार की संपत्ति भी दसियों अरबों की है। उन्होंने कई सालों तक मुंबई में काम किया है। उनकी पॉलिटिक्स और बिजनेस में काफी एनर्जी है। जाहिर है कि करण दिकर ऐसे शक्तिशाली और पावरफुल अमीर लोगों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखता है। जायसवाल परिवार ने करण दिकर जैसे मुंबई किंग के टच में रहने के लिए नेचुरली उसका स्वागत किया है। आखिर करण दिकर एक ऐसी ताकत को रिप्रेजेंट करता है जो जायसवाल परिवार को ऐसी कई प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद कर सकता है जिन्हें वो खुद हल नहीं कर सकते हैं। हकीकत में करण दिकर की जायसवाल परिवार के साथ दोस्ती की एक और वजह है, लेकिन ये करण दिकर का सीक्रेट है जो जायसवाल परिवार को कभी पता नहीं चलना चाहिए। आकाश ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। जी अच्छा, जरूर, थैंक यू अंकल। करण दिकर के चेहरे के भाव से लगता है कि उसके लिए ये मामला इंपॉर्टेंट है। अगर करण दिकर ने एक चाल भी चल दी तो सिद्धार्थ हो या कोई और, उसके बचने की कोई उम्मीद ही नहीं है। आकाश ने तो अभी से अपने दिमाग में वो तस्वीर बनानी शुरू कर दी है कि सिद्धार्थ करण दिकर के हाथों या उसके शातिर गुंडों के हाथों मार दिया गया है और फिर उसकी गर्लफ्रेंड के साथ गलत काम करके उसे बर्बाद कर दिया गया है और सिद्धार्थ की दसियों अरबों की संपत्ति एक पल में ही उसके लिए बेकार हो गई है। ये सब सोचकर आकाश को काफी तरोताजा महसूस होने लगा था। ये कोई भी नहीं समझ सकता है कि आकाश सिद्धार्थ से कितनी नफरत करता है। आकाश अपने मुंह में सोने के चम्मच लेकर पैदा हुआ है और वो हमेशा हर तरह से बेहतरीन और सम्मानित रहा है, लेकिन इस सिद्धार्थ नाम के बाजी ने उसे बेइज्जत करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। उसने आकाश को इतना बेइज्जत किया और इतनी बार बेइज्जत किया है जितना वो अपनी पूरी जिंदगी में कभी बेइज्जत नहीं हुआ होगा। आकाश को लगता है कि अगर उसने सिद्धार्थ को नहीं मारा तो उसका जीना जीने के बराबर नहीं होगा। आकाश कभी हार नहीं मान सकता था। करण दिकर ने सिर हिलाया और अपने आसपास खड़े एक आदमी से कहा, बल्लू,
अगर तुम इससे निपट सकते हो तो मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बल्लू ने अपना सिर हिलाया। उसकी आंखें खून की प्यासी दिखाई दे रही थी। ठाणे डिस्ट्रिक्ट में यहाँ एक एंटरटेनमेंट क्लब है, मेगाट्रॉन एंटरटेनमेंट क्लब। पुणे डिस्ट्रिक्ट में मेगाट्रॉन एंटरटेनमेंट क्लब को हाईएस्ट ग्रेड माना जाता है। पहले ये ठाणे में बड़े भाई जग्गू का गढ़ हुआ करता था, लेकिन अब ये सोनू की संपत्ति है। अच्छी लोकेशन और सस्ता किराया होने की वजह से मेगाट्रॉन की हर दिन खूब कमाई होती है, जो सोनू और उसके लड़कों के खर्चों के बनाए रखने के लिए काफी है। यहाँ पर बड़े और छोटे बिजनेसमैन को संभालने के साथ सोनू वाकई में इस जिले का बड़ा भाई बन गया है। आखिर अपने साथियों की तलवार से सिद्धार्थ ने हर तरफ से दुश्मनों का सफाया किया था, जिसकी तस्वीर अभी भी काफी ज्वलंत है। आज भी मेगाट्रॉन खुला हुआ है। सोनू और उसके लड़के क्लब के चारों तरफ राउंड्स ले रहे हैं। बिजनेस नॉर्मल है और काफी कस्टमर्स हैं, इसलिए सोनू भी फिट रहने के लिए पास के ही जिम में घुसा हुआ है। रात के करीब 9 बजे होंगे। इस समय काफी भीड़ होती है। मेगाट्रॉन के बाहर अचानक कुछ ज्यादा ही फॉरेन स्टाइल वाले लड़के और लड़कियों का एक ग्रुप अंदर चला आया। उन्होंने 2 कमरे खोले और अंदर चले आए। तुरंत ही लड़कों का एक ग्रुप वायलेंट स्पिरिट्स के साथ दौड़ा आया और पुलिस इस मामले को संभाल रही है, जल्दी करो, तुम सब अपने पंजों के बल बैठ जाओ। लेकिन ये फौज लोग पुलिस की तरह बिल्कुल नहीं है और ना ही इन्होंने वर्दी पहनी है। यहाँ तक कि उनके शरीर पर टैटू भी बने हुए हैं। वो पुलिस तो कहीं से नहीं लगते हैं, बल्कि गुंडे ज्यादा लगते हैं। इस समय क्लब की सिक्योरिटी फोर्स आई और उनमें से एक चश्मे वाले ने पूछा, दोस्त अगर आप लोग पुलिस वाले हैं तो क्या आप मुझे पहले रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे? Damn it! क्या पुलिस को किसी मामले को संभालते समय अपनी आइडेंटिटी दिखानी पड़ती है? मुझ में क्या खराबी है? उनमें से एक लड़के ने, जिसके आधे से ज्यादा बाल पीले थे, गुस्से में आकर चश्मे वाले के पेट पर लात मार दी। चश्मे वाला जमीन पर गिर गया। उसके आसपास के कई सिक्योरिटी गार्ड्स ने देखा कि उनका हेड पिट गया है और वो उन्हें पीटने के लिए आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन आश्चर्य, अचानक चश्मे वाला उठा और अपने साथियों को वापस जाने के लिए अपने हाथ से इशारा किया। यहाँ तक कि वो दर्द सहते हुए भी हंसकर बोला, दोस्त हम हमेशा कानून के दायरे में रहकर ही काम करते हैं, हम कभी भी कानून नहीं तोड़ते हैं। लेकिन अगर मेगाट्रॉन ने आपको नाराज किया है तो मैं अपने लोगों की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। इस तरह से लड़ने से क्या फायदा होगा? चलिए हम ऐसा करते हैं, अब जब आप सभी दोस्त यहाँ पर आ गए हैं तो चलिए आज हम आपको आज का दिन यहाँ बिताने के लिए इनवाइट करते हैं, ठीक है? आखिर मेगाट्रॉन अभी भी बिजनेस करना चाहता है। अपॉर्चुनिटी देखकर दरवाजा खोलना पैसा कमाने के लिए जरूरी है। अगर आपने ऐसा किया तो आपको कभी भी पीछे हटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सोनू द्वारा सेट किया हुआ रूल है। जब तक आप चाहें आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन वो पीले बालों वाला लड़का बड़ा ही बदतमीज था। उसने चश्मे वाले आदमी को थप्पड़ मारा और जोर से बोला, ये क्या बकवास है? जब पुलिस किसी मामले को संभालती है तो उनसे बार्गेन कौन करता है? अपने मालिक को रिपोर्ट करो। नहीं, पुलिस को रिपोर्ट करो। हमने नशा करने वालों को पकड़ा है। पता नहीं कि प्राइवेट रूम में कौन घुस गया था। कुछ देर के बाद 5-6 लड़कों को पकड़ लिया गया। ये वही लोग थे जो अभी अभी तैयार हुए थे। एक ठंडी मुस्कान के साथ उस पीले बालों वाले लड़के ने एक भारी भरकम मेकअप वाली लेडी को पकड़ लिया और पूछा, क्या आपने अभी अभी रूम में ड्रग्स लिया था? हाँ ये सही है, लेडी ने बड़ी आसानी से जवाब दिया। पीले बालों वाला लड़का बोला, ड्रग्स कहाँ से आए? किसने दिए तुम्हें ये ड्रग्स? उस लेडी ने चश्मे वाले आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये मेगाट्रॉन एंटरटेनमेंट क्लब ने दिया है। चश्मे वाला आदमी समझ गया, तो आप लोग हमें फ्रेम करने में लगे हुए हैं। कौन है ये लोग और वो सोनू से क्या चाहते हैं? उन्होंने अचानक से हमला क्यों किया? क्या ये करण दिकर की साजिश का हिस्सा है? आखिर क्या नया मोड़ लेगी ये कहानी? जानने के लिए सुनते रहिए तू मेरा हीरो नंबर 0, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आकाश ने करण दिकर से ये कहकर कि उसकी डिग्निटी का सवाल है उकसाने की कोशिश की। आकाश की बात सुनकर करण दिकर ने अपने एक आदमी बिल्लू को सिद्धार्थ से निपटने का काम सौंप दिया। उधर सोनू के क्लब में कुछ फॉरेनर्स घुस आए और उनके पीछे कुछ गुंडे जैसे दिखने वाले लोग अपने आप को पुलिस का आदमी बताकर घुस आए। जब क्लब की सिक्योरिटी ने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने सिक्योरिटी चीफ को मार के नीचे गिरा दिया, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी चीफ उनके साथ बड़े अदब से पेश आता रहा। उन गुंडे लोगों में से एक लड़का, जिसके आधे से ज्यादा बाल पीले थे, बोला कि उन्होंने नशा लेने वालों को पकड़ा है और उन फॉरेनर्स में से एक से पूछा तो उसने कहा कि उसे ड्रग्स क्लब की तरफ से ही दिए गए हैं। सिक्योरिटी चीफ समझ गया और बोला कि वो लोग उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। पीले बालों वाले ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो यहाँ पर ड्रग्स ट्रैफिकिंग और ड्रग अब्यूज चल रहा है, तो मरना चाहते हो क्या? चलो इनके क्लब को सील कर दो और इस केस से संबंधित लोगों को साथ ले चलो। किसी आदमी का स्वभाव कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन इतनी नाइंसाफी देखकर उसे गुस्सा आना तो लाजमी है। चश्मे वाले सिक्योरिटी चीफ ने गुर्रा कर कहा, किसी की इतनी हिम्मत है? लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म कर पाता, पीले बालों वाले लड़के ने अपनी मुट्ठी से चश्मे वाले के पेट पर चोट की। सिक्योरिटी चीफ चीख पड़ा और फिर से जमीन पर गिर गया। पीले बालों वाले लड़के ने उसकी छाती पर अपना पैर रखकर उसे रौंद दिया और अपने लड़कों को इशारा करते हुए कहा, इस क्लब को तोड़ डालो। अगर कोई तुमसे लड़ने की हिम्मत करता है तो उसे बेखौफ होकर उसे मौत के घाट उतार दो, बाकी सब मैं देख लूंगा। जाहिर है कि ये पुलिस के देश में गुंडे हैं। एंटरटेनमेंट क्लब के सिक्योरिटी गार्ड्स इसे रोकना चाहते थे, लेकिन पीले बालों वाले लड़के के इशारे पर पीछे खड़े दर्जनों गुंडे चाकू लेकर भागे। क्लब में सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ उन्होंने बुरी तरह से मारपीट की। क्लब के सभी कस्टमर्स डर गए। सारे सिक्योरिटी गार्ड जमीन पर पड़े कराह रहे थे। सभी के शरीर से जगह जगह से खून बह रहा था। पूरे क्लब में अफरा तफरी मच गई। टेबल, बेंच, एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज सब कुछ तोड़ दिया गया। खाने पीने की सभी चीजें, इवन एक्सपेंसिव विदेशी ड्रिंक्स भी हर तरफ पड़े नजर आ रहे थे। तुम कौन हो? चश्मे वाले ने कांपती हुई आवाज में पूछा। उसने देखा कि पीले बालों वाले लड़के ने एक खंजर निकाला और उसे अपने सामने वाले आदमी के हाथ में भोंक दिया। एक दिल दहलाने वाली चीख सुनाई दी। छुरा सीधे लड़के के हाथ में घुसा था। भगवान ही जाने कि उस आदमी को इस समय कितना दर्द हो रहा होगा। उसका चेहरा बुरी तरह से बिगड़ गया और काफी पीला पड़ गया था। पीले बालों वाला लड़का बुरी तरह से धाका मारकर हंसने लगा और बोला, तुम किसके बारे में जानना चाहते हो? क्या तुम इसके लायक हो? अपने बॉस सिद्धार्थ चौधरी को बुलाओ और कहो कि थाने के सबसे बड़े प्रिंस बदलापुर चौराहे पर उसका इंतजार कर रहे हैं। अरे जाओ भाई, किसी को बुलाओ। चश्मे वाला सिक्योरिटी चीफ तड़प तड़प कर चिल्लाकर रो पड़ा। फिलहाल सोनू और उसके लड़के जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो उनके क्लब से ज्यादा दूर नहीं है। उसे लगता है कि उन्हें इन गुंडों को भागने नहीं देना चाहिए। अब जबकि सपोर्ट टीम भी नहीं आ सकती है, सोनू और बाकी के दूसरे लोग भी इस समय मुश्किल में फंस गए हैं। तिरछी आंखों वाला एक हट्टा कट्टा आदमी और गुंडों का एक ग्रुप बिना किसी तैयारी के सोनू और उसके साथियों को रोकने के लिए सीधे जिम में घुस गया। हाथ में चाकू और पानी का पाइप लेकर अंदर घुसते ही उसने बुरी तरह से मार काट मचानी शुरू कर दी। भले ही सोनू और दूसरे लड़के इतने काबिल थे कि वो उन गुंडों से लड़ सकते थे, लेकिन इस समय वो तैयार नहीं थे। एक एक करके उन ताकतवर लोगों का गैंग दौड़ पड़ा। सोनू के आसपास कुछ लोगों को छोड़कर बाकी
बाकी सब उसके साथियों पर टूट पड़े। उन लोगों के पास इतने स्ट्रॉन्ग लोगों से लड़ने की क्षमता नहीं थी। उन्हें कई बार पीटा गया। सोनू ने इन लोगों के खिलाफ बहुत मजबूती से लड़ाई लड़ी। उसका शरीर तो मजबूत है लेकिन वो निहत्था है। उसे गुंडों ने कई जगह चाकुओं से गोद डाला और उसका खून पानी की तरह बहने लगा। लेकिन फिर भी सोनू डटा रहा। डरा नहीं। खून से लथपथ होने के बावजूद भी सोनू इन गुंडों से लड़ता रहा। लेकिन जाहिर है कि सोनू ने इन गुंडों की ताकत को अंडर एस्टिमेट किया था। सोनू की बहादुरी के सामने ये गुंडे घबराए नहीं बल्कि और बुरी तरह से भड़क गए और ज्यादा भयंकर तरीके से मारकाट करने लगे। सोनू और उसके लड़के बिना हथियारों के और बिना किसी बचाव के साधन के थे, इसलिए वो गुंडे उन पर हावी हो गए थे और उन्हें पीट पीट कर तुरंत मार डाला। साफ पता चल रहा था कि इन सरफिरे गुंडों का ये ग्रुप यहाँ पर सिर्फ उन्हें ही पूरी तरह से मारने के उद्देश्य से ही आया था। सोनू ने तुरंत दहाड़ते हुए कहा, भाई लोग, तुम लोग जल्दी से पीछे हट जाओ। अगर भागना चाहते हो तो भाग सकते हो। मुझे नहीं पता मैं किसी को बचा भी पाऊंगा या नहीं। तिरछी आंख वाला बल्लू बड़ी बेरहमी से हंसते हुए भीड़ की तरफ आगे बढ़ गया। अभी तक बल्लू पास ही खड़ा चुपचाप देख रहा था। अब तक जो कुछ भी किया था उसके साथ आए लड़कों ने ही किया था। तभी बल्लू ने किसी को भागते हुए देखा। ये देखकर बल्लू का सीना खुशी से फूल कर और चौड़ा हो गया। आखिर उसने कर दिखाया। उसके हाथ में एक बड़ा सा तीखा धार वाला चाकू था जिससे वो अपने सामने मौजूद लाला को निशाना बना रहा था। अगले ही पल एक चीख की आवाज सुनाई दी और पता चला कि लाला की 4 उंगलियां कट गई। उसके तुरंत बाद ही लाला के पेट में चाकू से तेज वार किया और लाला जमीन पर गिर पड़ा। मैं लड़ूंगा तुम्हारे साथ, सोनू ने अपने सभी साथियों को खून से नहाते हुए देखकर कहा और अचानक आगे बढ़ा। बल्लू ने योहा चिल्लाते हुए सोनू पर अचानक बुरी तरह से वार किया। लेकिन बल्लू को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि इस समय सोनू अपनी जगह से नहीं हिला। बल्लू के बेरहम गुस्से से उसे अपने सीने पर पत्थर पड़ने जैसा दर्द जरूर महसूस हुआ। बल्लू ने गुस्से में आकर अपने हाथ में पकड़ी हुई कतार से सोनू के सिर पर बड़ी बेरहमी से वार किया। सोनू ने जल्दी से उसे चकमा दिया और चाकू के वार से अपने सिर को बचा लिया। लेकिन सोनू अपने पीछे खड़े गुंडे को देख नहीं पाया जो उसके सर पर लोहे की छड़ी से वार करने के लिए पहले से ही तैयार खड़ा था। सोनू को लगा कि उसका सिर भरना रहा है। वो बगल वाली टेबल पर गिर गया। लेकिन उसके बाद जब सोनू ने उठना चाहा तो उसे अपने सीने से तेज दर्द महसूस हुआ और उसके लिए उठना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया। जब उसने अपना सिर झुकाकर नीचे देखा तो पाया कि टेबल पर घोंपे हुए चाकू का धार वाला हिस्सा सीधे उसके सीने में घुस गया था। अगर आज मैं तुम्हें ये सब नहीं दिखाता तो तुम्हें वाकई में पता नहीं चलता कि मुंबई की जमीन पर किंग कौन है। बल्लू और उसके साथियों ने सोनू और उसके लड़कों पर बड़ी बेरहमी दिखाई है। बल्लू की नजर में सोनू सिवाय बर्बादी के कुछ भी नहीं है। सोनू के कंधे पर चाकू से वार किया गया था लेकिन फिर भी उसकी हिम्मत कम नहीं हुई। उसने खून बहने दिया और कहा, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? इस तरह 4-4, 6-6 लोगों ने मिलकर मेरे हर एक आदमी को क्यों मारा? अगर मैं आज नहीं मरा तो मैं तुझे ऐसी मौत मारूंगा कि तुझे मरने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। अच्छा ऐसी बात है तो सुनो, मेरा नाम बल्लू है। अगर तुम मुझे ढूंढना चाहते हो तो तुम सीधे सूरज उगने की दिशा में आकर मुझे मिल सकते हो। बल्लू ने मुस्कुराते हुए कहा और सोनू के साथियों को मरते हुए देखा। सोनू को जो चाकू सीने में लगा था उसने सीधे उसके सीने को काट दिया था। ये देखकर कि सोनू की सांसें उखड़ने लगी है, बल्लू ने अपने हाथों से ताली बजाई और अपने लड़कों को लेकर संतुष्ट होकर वहां से चला गया। सिद्धार्थ को अभी तक कुछ भी नहीं पता था कि मेगाट्रॉन में क्या हुआ है। अगली सुबह सिद्धार्थ जब अपने हॉस्टल रूम में सो रहा था तब उसके पास पुलिस आई। एक यंग पुलिस वाला चाहता था कि सिद्धार्थ उसके साथ चले। जाहिर है कि सिद्धार्थ को पता नहीं था कि उसने ऐसा क्या कर दिया है। लेकिन जब सिद्धार्थ ने पुलिस वालों के दिखाए हुए सर्टिफिकेट्स को देखा तो पता चला कि ये पास के एरिया का पुलिस स्टेशन नहीं था बल्कि ये किसी दूर के एरिया से संबंधित था। पिछली बार सिद्धार्थ के साथ जो हुआ था उससे राजेश्वरी और राजेंद्र प्रताप काफी गुस्से में थे। इसमें न सिर्फ लोकल पुलिस स्टेशन बल्कि ठाणे डिस्ट्रिक्ट की पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो भी शामिल थे। न सिर्फ डिप्टी डायरेक्टर को बर्खास्त कर दिया गया था बल्कि डायरेक्टर को भी पनिशमेंट दिया गया था। अब मुंबई यूनिवर्सिटी ठाणे डिस्ट्रिक्ट की पुलिस के लिए एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है और वो वहां पर जाने की हिम्मत नहीं कर सकते हैं। उस एरिया में आसपास की पुलिस ही अंदर जाने की हिम्मत कर सकती है। सिद्धार्थ को लगता है कि उसने कोई अपराध नहीं किया है। कहने की जरूरत नहीं है कि ये नॉर्मल पुलिस प्रोसीजर्स हैं। इसलिए सिद्धार्थ ने विरोध नहीं किया बल्कि उसने सोचा कि चलकर देखते हैं और वो पुलिस वालों के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन सिद्धार्थ को ये देखकर हैरानी हुई कि इस पुलिस वाले ने उसे सीधे हथकड़ी लगा दी। हथकड़ी लगाने के बाद उसका रवैया बहुत खराब था और वो पूरी तरह से सिद्धार्थ को अपराधी मान रहे थे। सर प्लीज क्या आप हथकड़ी हटा पहुंचे? तो उन्होंने सिद्धार्थ को बांधकर जमीन पर ऊपर बैठा दी। फिर खड़े होकर पूछा, सर क्या आप लोगों को मुझसे कुछ पूछताछ करनी है? उसने सिद्धार्थ को लाने वाले यंग पुलिस वाले की तरफ देखा। बात उस यंग पुलिस वाले की टोन बदल गई। क्या तुम सचमुच में यही सोच रहे थे कि तुम्हें सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाया जा रहा है? क्या तुम नहीं जानती कि तुमने क्या किया है? पुलिस वाले ने कैजुअली कहा। सिद्धार्थ के दिल में आग लग गई। वो देखना चाहता था कि ये आदमी उससे किस तरह से डील करना चाहता है। जब वो लोग ठाणे जिले के एक पुलिस थाने में पहुंचे तो उन्होंने सिद्धार्थ को बांधकर जमीन पर ऊपर बैठा दिया। उसके अगल बगल में कई लंबे और ताकतवर यंग लोग बात कर रहे थे। वो एक दूसरे से तुलना कर रहे थे। लेकिन सिद्धार्थ वहां पर बिल्कुल चुपचाप बैठा था। लेकिन सिद्धार्थ को लेकर आने के बाद इन यंग पुलिस वालों को सिद्धार्थ से पूछताछ करने की कोई जल्दी नहीं थी बल्कि वो लोग कई अलग अलग टॉपिक्स पर बात कर रहे थे। जैसे कि डायरेक्टर जनरल ने उन्हें ड्रिंक पर इनवाइट किया है, डीजी की बेटी बड़ी सुंदर थी और सेक्शन चीफ को प्रमोशन मिलने वाला है, वगैरह वगैरह। उन्होंने सिद्धार्थ को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। सिद्धार्थ काफी देर तक बैठा रहा। फिर खड़े होकर पूछा, सर क्या आप लोगों को मुझसे कुछ पूछताछ करनी है? उसने सिद्धार्थ को लाने वाले यंग पुलिस वाले की तरफ देखा। उसने अपनी पलकें घुमाई और गुस्से से कहा, बैठ जाओ। तुम्हें खड़े होने के लिए किसने कहा? सिद्धार्थ को पुलिस स्टेशन क्यों लाया गया है? क्या इस बार सिद्धार्थ अपने आप को पुलिस वालों की गिरफ्त से बचा पाएगा? सोनू और उसके साथियों का क्या होगा? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए सुनते रहिए तू मेरा हीरो नंबर 0 सिर्फ पॉकेट एफएम पर। कुछ गुंडों ने मेगाट्रॉन में घुसकर पहले सिक्योरिटी टीम को मारा, फिर पूरे क्लब को तोड़ डाला और फिर सोनू और उसके साथियों को लहूलुहान कर दिया। हालांकि सोनू ने अपनी तरफ से आखिरी दम तक लड़ने की कोशिश की लेकिन सीने में चाकू घुसने के बाद उसकी सांसें उखड़ने लगी तो बल्लू अपने आदमियों को लेकर वहां से चला गया। जाने से पहले उसने सिद्धार्थ के लिए एक मैसेज छोड़ा कि वो बदलापुर चौराहे पर उसका इंतजार करेगा। दूसरी तरफ सिद्धार्थ को अभी तक इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। अगले दिन सुबह सिद्धार्थ को पुलिस उसके हॉस्टल से हथकड़ी लगाकर ले जाती है और ये पुलिस उसके एरिया की ना होकर ठाणे डिस्ट्रिक्ट की है। उसे एक पुलिस स्टेशन में लाया जाता है और बांधकर जमीन पर बैठा दिया जाता है। वहां पर पुलिस वाले उसे इग्नोर कर रहे हैं। जब उसने उठकर
बात करनी चाहिए तो उसे डांट कर चुप करा दिया गया, लेकिन सिद्धार्थ ने यंग पुलिस वाले की कमांड फॉलो नहीं की। जब उस पुलिस वाले ने देखा कि सिद्धार्थ अभी भी मजबूती के साथ खड़ा है तो वो आग बबूला हो गया और हाथापाई शुरू करने ही वाला था कि उसके बगल में खड़े दूसरे आदमी ने उसे आंख मारी। उस पुलिस वाले ने अपने हाथ रोक लिए और एक ठंडी स्माइल देते हुए कुछ और समय के लिए सिद्धार्थ से झगड़ा नहीं किया। इसी दौरान एक नौजवान टेनिस के कपड़ों में रैकेट लेकर आया। सबसे पहले उसने सिद्धार्थ पर एक हल्की सी नजर डाली और फिर यंग पुलिस वाले को अथॉरिटी देते हुए कहा, ये काफी सख्त है, मैं आपको बाद में इनवाइट करूंगा, बराबर गुड टाइम। संधू भाई ये सख्त नहीं है, इस तरह के लोगों को हैंडल करना मुझे आता है, ब्लैक बॉस के सामने कोई नहीं टिक पाता है, अभी इसे नहीं पता कि मैं कौन हूँ। कहते हुए जितेंद्र लाजपत ने सिगरेट लेकर जलाई। टेनिस के कपड़े पहने आदमी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाकर कहा। इस समय पुलिस वाले के बगल में खड़ा एक मोटा पुलिस वाला बोल पड़ा, लेकिन संधू भाई ये गलत तो नहीं होगा? संधू ने मोटे आदमी की तरफ देखकर कहा, अगर आपकी जेब में सोना है तो क्या आप आसमान को नहीं पलट सकते हो? फिर तो ठीक है। मोटे आदमी ने बात छोड़ दी। जितेंद्र लाजपत ने अपना सिर हिलाकर कहा, किसी भी मामले में उसे दोषी ठहराने के लिए मेरा मतलब है वी कैन यूज एनी मींस। तो फिर तुम तो काफी बिजी हो भाई, बाहर जाकर एक और सिगरेट ले लो। इतना कहकर संधू चला गया। संधू के जाने के बाद यंग पुलिस वाले ने जितेंद्र और मोटे आदमी से बात करते और हंसते हुए बॉक्सिंग ग्लव्स पहने उसने सिद्धार्थ को एक इशारा भी किया और फिर मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सुना है कि तुम इसमें बड़े अच्छे हो। सिद्धार्थ ने अपनी आंखें से बोल ली। वो समझ गया कि आपस में इन लोगों की कुछ मिली भगत है। उसने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन मन ही मन सोचा, ये लोग तो मुझे मारने की तैयारी में हैं। जब यंग पुलिस वाले ने मोटे को देखा तो मोटे ने सिद्धार्थ के पेट में घूसा मारा। फिर उसने सिद्धार्थ की कमर पर लात मारी। कौन जानता था कि सिद्धार्थ अपनी जगह से हिलेगा भी नहीं, वो जैसा का वैसा ही खड़ा रहा। जैसे मोटे ने उसे गुदगुदी लगाई हो। जितेंद्र को गुस्सा आया और उसने सिद्धार्थ के पेट में मारा। सिद्धार्थ ने जितेंद्र की तरफ तिरस्कार भरी नजरों से देखा और कहा, लगता है तेरी माँ ने तुझे अच्छी तरह से खिलाया पिलाया नहीं था, थोड़ा जोर जमा कर कोशिश की। अबे लगता है तेरी माँ ने तुझे खूब खिलाया पिलाया है, जितेंद्र ने कहा और गुस्सा करते हुए सिद्धार्थ के सिर पर अपनी मुट्ठी से हमला किया। उसके बगल में खड़ा मोटा आदमी चौंक गया। अरे सर आराम से। जितेंद्र के मुक्के बड़े भारी पड़ते थे। आखिर वो मुक्केबाजी में एक अच्छा खिलाड़ी हो भयंकर तरीके से मारा, लेकिन सिद्धार्थ भी कम भयंकर नहीं था। वो भी अपनॉर्मल तरीके से अपनी जगह पर डटा हुआ है और बड़े आश्चर्य की बात है कि वो जरा सा भी नहीं हिला। उसने भी जोर से सिद्धार्थ का कहा, हार्ड, मेरे लिए जरा हार्ड रखो अपना हाथ। ये औरतों की तरह क्या हल्का फुल्का हाथ चला रहे हो? मर्द हो या औरत हो तुम? तेरी तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। जब जितेंद्र ने देखा कि सिद्धार्थ बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल है तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आया। वो एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर के रूप में पैदा हुआ था। आज सिद्धार्थ ने उसके कमजोर होने की बात कहकर उसका मजाक उड़ाया था। तो गुस्से में जितेंद्र को कुछ तोड़ने की इच्छा होने लगी तो उसने एक लोहे की पट्टी उठाकर सिद्धार्थ पर तोड़ दी। मोटा आदमी उसे रोकने आया। जीतू भाई इस तरह तो आप सच में उसे मार डालोगे, अगर ये मर गया तो आपका डिमोशन कर दिया जाएगा। आकाश बाबा ने आपको बताया है कि इसे मौत की सजा दी जाएगी। जितेंद्र ने शेर की तरह जोर से दहाड़ते हुए लोहे की एक छड़ सिद्धार्थ के सिर पे दे मारी। वो छड़ सिद्धार्थ के सिर पर इतनी भयंकर ताकत से मारी गई थी कि सिद्धार्थ का सिर फट गया और सिर से खून बहने लगा। जितेंद्र को इस बात पर बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी गंभीर चोट के बाद भी सिद्धार्थ बेहोश नहीं हुआ, बल्कि वो हंसते हुए बोला, बेकार, तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो गई। जब मोटे पुलिस वाले ने देखा कि जितेंद्र की नफरत खत्म नहीं हो रही है तो उसने जितेंद्र को जबरदस्ती अपने गले से लगा लिया। वाकई में सजा सुनाए जाने से पहले अगर सिद्धार्थ सचमुच में मारा जाता है तो जाहिर है कि इससे कई विवाद पैदा हो जाएंगे। जितेंद्र के पिता डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट के हेड है। जितेंद्र का दोष 2-4 पुलिस वालों को अपने से लेना पड़ेगा। जितेंद्र को पीछे हटने के लिए मनाने के बाद मोटे पुलिस वाले ने इस समय सिद्धार्थ से दोबारा पूछताछ नहीं की। उन्होंने तो सिद्धार्थ के घाव की पट्टी भी नहीं की और उसे सीधे नजरबंदी वाले सेल में फेंक दिया। सिद्धार्थ सो गया, लेकिन अभी वो 2 घंटे भी नहीं सो पाया होगा। इन्वेस्टिगेशन ट्रायल कंटिन्यू करने के लिए उसे फिर से उठाकर ऊपर खींच लिया गया। एक अंधेरे इंटरोगेशन रूम में अंदर जितेंद्र बैठा सिगरेट फूंक रहा था और पूरा इंटरोगेशन रूम धुएं से भरा हुआ था। सिद्धार्थ को लोहे की कुर्सी से फिर से बांध दिया गया था। इस बार उसके गले में एक जंजीर थी। जितेंद्र ने अपनी सिगरेट का धुआं फूंका और इस बार फिर से शुरू करने के बजाय उसने रूटीन सवाल पूछने शुरू कर दिए। नाम? जितेंद्र ने पूछा। सिद्धार्थ ने कहा, सिद्धार्थ चौधरी। जितेंद्र ने पूछा। पेशा? मुंबई यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट। सिद्धार्थ ने कहा। जेंडर? जितेंद्र ने पूछा। फीमेल। सिद्धार्थ ने कहा। एक जोर की आवाज आई, धाड़। जितेंद्र ने टेबल पर जोर से अपना हाथ मारा। फिर उसने सिद्धार्थ को एक ठंडी नजर से देखा और पूछना शुरू किया, क्या तुम मेगाट्रॉन एंटरटेनमेंट क्लब के बॉस हो? हाँ। सिद्धार्थ समझ गया कि आज इस मामले का मेगाट्रॉन से कुछ तो लेना देना हो सकता है, तभी तो उसे सुबह सुबह गिरफ्तार कर लिया गया था और उसका मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया गया था। उसे नहीं पता था कि मेगाट्रॉन में क्या हुआ है। जितेंद्र ने पूछा, अच्छा, क्या तुम्हें अपने एंटरटेनमेंट क्लब में ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग एडिक्शन और वायलेंस के बारे में जानते हो? सिद्धार्थ की आंखें स्थिर थी और उसने काफी गहरी आवाज में कहा, मैं इस तरह का अनग्रेटफुल काम कभी नहीं करूंगा और ना ही मैं अपने हाथों से इसे कभी छूने भी दूंगा। जितेंद्र ने खींच कर चिल्लाते हुए कहा, क्या आप अब भी लॉजिकल बातें ही करना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि इस तरह की लॉजिकल बातें करने से आप कानून के हाथों से बच सकते हैं? सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाकर कहा, आप चाहे इसे 1000 बार बोले, लेकिन मेरा जवाब यही रहेगा, जैसा आप चाहते हैं ऐसा मेरे लिए करना संभव नहीं है। जितेंद्र ने टेबल पर जोर से हाथ मारा और कहा, अब मैं तेरा पीछा तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तू अपना गुनाह कबूल नहीं कर लेता। अगर मैंने आज तुम्हें अपने वश में नहीं किया तो मेरा नाम भी जितेंद्र नहीं। कहते हुए उसने रबर का हथौड़ा उठाया जो उसने पहले से ही तैयार करके रखा था। इशारे से उसने मोटे पुलिस वाले को कमरे से बाहर निकलने का निर्देश दिया। एक दूसरे पुलिस वाले ने सिद्धार्थ का हाथ पकड़ा और उस पर कपड़ा ढक दिया। फिर उन्होंने सिद्धार्थ से अपने हाथ फैलाने को कहा। सिद्धार्थ के रिएक्शन का इंतजार किए बिना रबर का हथौड़ा धड़ाधड़ वार करने लगा। तभी कुछ तड़कने की आवाज आई, लगा जैसे किसी की हड्डी टूटी हो। जितेंद्र ने कहा, मानना है मेरी बात या नहीं मानना है? बोलो तुम क्या चाहते हो? सिद्धार्थ ने अपना सिर हिला दिया। जितेंद्र ने तब तक मारपीट और तोड़फोड़ जारी रखी जब तक कि उसके हाथ नरम नहीं पड़ गए। सिद्धार्थ का माथा पसीने से तर हो गया, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोला। जितेंद्र ने कहा, अबे ओ, पहले उसे लॉक करो। एक जूनियर पुलिस वाले ने सिद्धार्थ को गिरफ्तार करके डिटेंशन सेल में डाल दिया। दोपहर के समय संधू जितेंद्र से मिला तो पूछा, क्या बात है?
जितेंद्र ने संधू को एक सिगरेट दी और आंखें चढ़ाकर कहा, संधू भाई ये माल तो बहुत सख्त है। मैंने मजबूर होकर उसके सिर पर भी वार किया, लेकिन वो बेहोश ही नहीं हुआ। अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। अगर सिद्धार्थ कबूल ही नहीं करता है तो उसे जाने देना चाहिए। वैसे भी उसकी सजा का कोई कानून आधार नहीं होगा। दुनिया को उल्टा करना संभव हो सकता है, लेकिन सिद्धार्थ को जाने देना संभव नहीं। मरने दो उसे, डाल दो उसे डिटेंशन सेल में और छोड़ दो मरने के लिए। संधू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था कि अगर तुम उसे कबूल करवा सकते हो तो मुझे उसे मारने का अधिकार मिल जाएगा। अगर सिद्धार्थ मारा जाता है तो कोई उसकी जांच करता है तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो बिना सबूत के मारा जाएगा। मैं सेल में बाद में जाऊंगा, अगर कुछ होता भी है तो आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आप जेल में होंगे। संधू ने कहा, हाँ। जितेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। इस बार उसकी मुस्कुराहट आत्मविश्वास से भरी हुई है। सिद्धार्थ को सीधे कोठरी में फेंक दिया गया। कोठरी में एक अजीब सी बदबू थी और यहाँ तक कि हवा में भी बड़ी गंदी सड़न की महक आ रही थी। सिद्धार्थ को एक कोठरी में ले जाया गया जिसमें 7-8 शातिर बदमाश टाइप के आदमी पहले से ही मौजूद थे। वो सभी काफी वायलेंट क्रिमिनल्स लग रहे थे। वो सिद्धार्थ को बेहद अनफ्रेंडली नजरों से घूर रहे थे। जब सिद्धार्थ अंदर गया तो एक अजीब सी ठंडी हंसी हंसते हुए यंग पुलिस वाले ने कहा, लंबू दादा नई डिश है, आराम से। ये किसी तरह की सीक्रेट भाषा लगती है। ऊपरी चारपाई पर अपने चेहरे पर 7-8 निशान वाले आदमी ने जवाब दिया, चिंता मत करो ऑफिसर, मैं नए लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। जेल के 2 गार्ड्स ने सिद्धार्थ को दयानिया नजरों से देखा और बड़े कदमों से बाहर चले गए। अचानक आसपास के कुछ दुष्ट लोगों ने सिद्धार्थ को बद्दी और बेरहम आंखों से देखा। तभी बांस के खंभे जैसे दुबले आदमी ने पूछा, क्या नाम है? मेरा नाम सिद्धार्थ चौधरी है। हेलो भाइयों। सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए बड़े ध्यान से कहा, क्या आपके पास कोई सिगरेट है? उनमें से एक ने पूछा, भाई मैं आपको सिगरेट का एक पैकेट दे दूंगा, मैं आपकी इज्जत करूंगा। सिद्धार्थ ने अपनी जेब से सिगरेट का एक पैकेट निकाला और कांपते हुए उसे दे दिया। सिद्धार्थ के साथ क्या होने वाला है? क्या सिद्धार्थ खुद को इन लोगों के चंगुल से बचा पाएगा? क्या सिद्धार्थ के नाम मिलने पर राजेश्वरी और राजेंद्र प्रताप उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे? आखिर क्या नया मोड़ लेगी ये कहानी? जानने के लिए सुनते रहिए तू मेरा हीरो नंबर 0, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। स्मोकिंग का भी बंदोबस्त कर दिया गया है। कोई बाहर से पूरा सिगरेट का डब्बा लेकर आया था सिद्धार्थ के लिए। और क्या चाहिए? भरपेट खाना, आराम की नींद, चाकरी के लिए इंतजार करते हुए बंदे, अच्छी मालिश और खुशी से सिगरेट फूकना एक लड़के की जिंदगी के लिए इतना काफी नहीं है क्या? ये तो भगवान के दिए हुए किसी भी दिन से बेहतर है। हालांकि दिन कितना भी खुशनुमा क्यों ना हो, लेकिन एक न एक दिन पर्दा गिरने का डर तो हमेशा बना रहता है। जाने से पहले गुंडों के ग्रुप ने सिद्धार्थ को एक देवता की तरह पूजा और ये कहते हुए जाने दिया, भाई मत जाओ, हम लोग वाकई में आपको बहुत मिस करेंगे। एक ने कहा, सिद्धार्थ भाई तुम्हारे जाने से हम सब बिल्कुल खाली हो जाएंगे। पुलिस ने अचानक सिद्धार्थ को छोड़ने का फैसला क्यों किया? क्या सिद्धार्थ इन लोगों से बदला लेगा? ये हादसा सिद्धार्थ की जिंदगी में क्या बदलाव लाएगा? क्या सिद्धार्थ उन लोगों से बदला लेगा जिन्होंने उसे बिना वजह इतना परेशान किया है? आखिर क्या नया मोड़ लेगी ये कहानी? जानने के लिए सुनते रहिए तू मेरा हीरो नंबर 0, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। जब सिद्धार्थ को लंबू दादा के सेल में बंद कर दिया गया तो लंबू दादा के आदमियों ने उसे बहुत तंग किया। उसने चीख चीख कर पुलिस वालों से मदद करने के लिए गुहार लगाई, लेकिन उन्होंने लोहे का दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद होते ही सिद्धार्थ की आंखों में खून उतर आया और बाकी लोग उसका ये रूप देखकर डर गए। बाहर चीखने चिल्लाने की आवाजें आती रही, लेकिन ये एक आदमी की चीख ना होकर कई लोगों की चीखें थी। सुबह जब प्रिजन गार्ड लंबू दादा और उसके आदमियों को सुबह की सैर के लिए जाने को बोलने आया तो वो अंदर का नजारा देखकर चौंक गया। लंबू दादा के साथ उसके सभी आदमी पिटे पिटाए पड़े हुए थे और सिद्धार्थ आराम से सो रहा था। एक दिन अचानक जेल में सोनू का खास आदमी लाला आया और सिद्धार्थ से मिलकर उसने उसे मेगाट्रॉन की घटना के बारे में सब कुछ बताया। उसने ये भी बताया कि सोनू अस्पताल में है और उसकी हालत अच्छी नहीं है। इसके साथ ही अनकही बातें के साथ ही आकाश, जॉनसन और वकील डांग के एक्शन की वजह से चीजें बिगड़ने लगी थी। कई दिनों तक सिद्धार्थ को नजरबंदी में रखने के बाद आखिर में पुलिस वालों को उसे रिहा करना पड़ा, क्योंकि क्रिमिनल्स को तोड़ने का हर एक तरीका इस्तेमाल करने के बाद भी वो सिद्धार्थ को तोड़ नहीं पाए थे। जब सिद्धार्थ जेल से रिहा होकर जाने लगा तो उसके आसपास के सभी कैदी काफी इमोशनल हो गए थे। बॉस अब आप कब वापस आ रहे हैं? हमें आपकी सेवा का मौका फिर से कब मिलेगा? एक कैदी ने तो इतना भी पूछ लिया। एक कैदी ने रूठते हुए कहा, आप मेरे बड़े भाई जैसे हो, अगर आपने मुझे हमेशा के लिए धोखा दिया तो मैं अपनी पूरी जिंदगी आपकी याद में इसी जेल में ही बिता दूंगा। लेकिन मन ही मन हर कोई चाहता था कि सिद्धार्थ वहां से चला जाए। उनका मन कहता है, यहाँ से चले जाओ, हम तुम्हें दोबारा यहाँ कभी नहीं देखना चाहते हैं। सिद्धार्थ का दबंग स्वभाव थोड़ा उखड़ा हुआ था। उसने अपने सामने के दांतों को हल्के से थपथपाया। उसे ऐसा करते देख लोग बड़े कंफ्यूज हो गए। सभी जरा डरे हुए थे। जब सिद्धार्थ जेल से बाहर आया तो उसको लेने के लिए कोई नहीं आया था, बल्कि डिटेंशन सेल के बाहर कुछ जंगली कुत्ते दिखाई दे रहे थे। आखिर उसके सभी लड़के घायल हो गए थे, कई तो विकलांग हो गए थे और जो बचे थे वो भाग गए थे। जो सामने मौजूद नहीं थे और मरने से बचने के लिए भाग गए थे उन बेचारों को भी इंटरनेट में भगोड़े के तौर पर लिस्ट में शामिल कर दिया गया था, जिससे वो लोग भी इधर उधर भागने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। बाहर आने के बाद सबसे पहले सिद्धार्थ ने लाला को फोन किया। लाला ने बताया कि सोनू अब खतरे से बाहर आ गया है। हालांकि बल्लू के आदमी ने सोनू के सीने पर चाकू घोंपकर उसे टेबल पर ठोक दिया था, लेकिन सोनू की किस्मत अच्छी थी कि ये चाकू उसके दिल में नहीं लगा था। फाइनली जिंदगी और मौत के बीच जूझते हुए सोनू ने जिंदगी चुन ली थी, लेकिन वो अस्पताल में नहीं बल्कि वहां से दूर एक घर में छिपा हुआ था। वो लोग अस्पताल में रहकर ही इलाज कराना चाहते थे, लेकिन कल उन गुंडों के कुछ आदमी सोनू के वार्ड में घुस आए और वो सोनू पर, जो पहले से ही अधमरा था, हमला करना चाहते थे। हर एक गुंडे के हाथ में चाकू था। वो तो सोनू की किस्मत अच्छी थी कि उस समय उसका वार्ड बदल दिया गया था और गुंडे सोनू का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए थे। लेकिन इन बदमाशों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि अस्पताल वालों ने पूरे अस्पताल को अलर्ट मोड पर डाल दिया था और सर्विलेंस वीडियो बनाने के अलावा उन्होंने तुरंत पुलिस को भी बुला लिया था। हालांकि सोनू और बाकी सभी जानते हैं कि जब तक वो किसी को मार नहीं देते तब तक सब बेकार है। इसके अलावा पुलिस भी उन गुंडों के साथ मिली हुई हो सकती है। सोनू और लाला ने भी वीडियो देखा था। वो लोग उस वीडियो में दिख रहे सभी गुंडों को जानते थे। ये उस गैंग के लोग थे जो मेगाट्रॉन को तोड़ने और उन्हें मारने के लिए आए थे। हालांकि वो लोग इन लोगों की असल स्थिति नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सुना था कि ये लोग प्रिंस के अंडर काम करते हैं। सोनू और लाला ने प्रिंस के बारे में सुना है। वो एक बड़ा गुंडा है जिसका
रौब अभी हाल ही में ठाणे डिस्ट्रिक्ट में काफी बढ़ गया है। वो अपनी बर्बरता के लिए मशहूर है। उन्हें सीक्रेटली पता चला था कि प्रिंस के एंटरटेनमेंट क्लब में ड्रग ट्रैफिकिंग और ड्रग लेने की एक्टिविटीज जोरों पर है, लेकिन सोनू के पास इसे साबित करने का कोई तरीका नहीं था, क्योंकि वैसे भी प्रिंस का क्लब सोनू के मेगाट्रॉन से बहुत दूर है। इसीलिए सोनू ने उसे परेशान नहीं किया था, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत कि उसने सोनू के मेगाट्रॉन के पूरे एरिया को बर्बाद करने का साहस किया। ये सब सुनने के बाद सिद्धार्थ ने ये दिखाने के लिए कि उसे सब समझ में आ गया है, अपना सिर हिलाया और सोनू से कहा, तुम बिस्तर पर लेट जाओ, अपना ख्याल रखना, बाकी सब मुझको छोड़ दो, मैं सब देख लूंगा। सिद्धार्थ को सोनू से मिलवाने के बाद लाला ने सिद्धार्थ को वापस ड्रॉप कर दिया। जैसे ही वो गाड़ी में बैठे तो एक गाड़ी चुपचाप से वहां से गुजरी। अचानक गाड़ी की खिड़की खुल गई और एक बंदूक की काली नली बाहर निकल आई, जिससे उन्हें निशाने पर सिद्धार्थ ने अपने बगल में बैठे लाला के सर को नीचे की तरफ दबा दिया। तभी ये जोर से टकराने की आवाज आई, धाड़। बिल्कुल उसी समय बंदूक की गोली खिड़की से गुजरी और लाला के चेहरे के पास से उड़ गई। लाला मरते मरते बचा, धाड़। तभी दूसरी गोली की आवाज आई, लेकिन इस बार गोली नहीं चली, उल्टे गुंडों की कार से चीख की आवाज आ गई, जैसे कोई तीर बाहर निकला हो। सिद्धार्थ ने कार के आगे का हिस्सा घुमाया और गुंडों को पकड़ने के लिए उनका पीछा किया। दोनों कारों ने पूरे रास्ते एक दूसरे का बेतहाशा पीछा किया। जल्द ही वो लोग शहरी एरिया से दूर नेशनल हाईवे पर चले गए। दिखाई थी वो इस आदमी की थी। सिद्धार्थ ने बड़े इत्मीनान से पूछा, किसने ऑर्डर दिया है तुझे इससे मतलब? पीले बालों वाला आदमी बड़े घमंड के साथ सिद्धार्थ पर तमंचे से निशाना साध रहा था। सिद्धार्थ ने सीधे बंदूक की नोक पर देखकर कहा, तुम में हिम्मत है मुझे गोली मारने की? चलो मुझे यहाँ गोली मार दो। सिद्धार्थ ने भी अपना सिर बाहर निकाल लिया, जिससे पीले बालों वाला डर गया। ये होममेड तमंचा है, इसका कोई इंश्योरेंस नहीं है, अगर ये फट गया तो ये तुम्हें मार डालेगा। वो लड़का जिसकी 2 उंगलियां पहले ही उड़ गई हैं, वो इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। पीले बालों वाले ने गोली मारने की हिम्मत नहीं की। उसके बगल में एक जख्मी चेहरे वाले ने ऊंची आवाज में कहा, कलन भाई डरो मत, हमारे पास उनसे लड़ने की दो चीजें हैं, हमारे पास उन्हें मारने के लिए चाकू भी है। कल्लन ने सिर हिलाया और दर्द से कराह रहे अपने साथी को छोड़कर सिद्धार्थ को काटने के लिए दौड़ पड़ा। सिद्धार्थ ने अपने शरीर को एक तरफ झुकाकर खुद को कल्लन के वार से बचा लिया और लाला ने अपनी मुट्ठी से कल्लन की नाक पर वार किया। कल्लन चिल्लाकर नीचे गिर गया। जख्मी चेहरे वाला लड़का लाला का सिर काटने के लिए अपना चाकू लेकर झपटा। सिद्धार्थ ने उसे एक किक मारी। जख्मी चेहरे वाला लड़का चीखते हुए हवा में उड़ गया और जाकर सीधे अपनी कार से टकराया। उसके सिर से खून निकलने लगा। सिद्धार्थ कल्लन के पास आया। कल्लन डर के मारे जमीन पर गिर गया था। सिद्धार्थ ने कल्लन की गर्दन पर पैर रखकर पूछा, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? कल्लन ने कहा, तुम चाहो तो मुझे मार डालो, लेकिन मैं अपने बॉस को धोखा नहीं दूंगा। सुनो यंग मैन, मैंने दुनिया में कभी भी किसी के साथ मजाक नहीं किया है। सिद्धार्थ ने कल्लन को नीचे की तरफ दबाया, एक पत्थर उठाया और उसकी हथेली पर दे मारा। कल्लन बुरी तरह से चीख पड़ा और तुरंत नरम पड़ गया। मेरे भाई इसे मत तोड़ो, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, पूछो जो पूछना है, मैं सब कुछ बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। जख्मी चेहरे वाला जोर से दहाड़ पड़ा, कल्लन तुम बिन पहनने के लोटे हो, तेरे पास तो पहनी है ना? लाला ने जख्मी चेहरे वाले के सामने आकर कहा और उसके चेहरे पर घूंसा मार दिया। फिर लाला को उस लड़के ने दया की भीख मांगी। जब लाला ने उसकी 5 उंगलियां मरोड़ी तो जख्मी चेहरे वाला लड़का रो पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा, भाई छोड़ दो मुझे, फिर से मत मारो। और वो भी उसे जो तेजी से और ज्यादा बोल सकता है, जो जल्दी बोले। सिद्धार्थ ने पूछा, प्रिंस? कल्लन ने सबसे पहले जवाब दिया, आमतौर पर वो कहाँ मिलता है, वो क्या काम करता है? सिद्धार्थ ने पूछा। कल्लन ने एक ही पल में सच्चाई उगल दी। अब उसे जीने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए था। लाला पहले ही खड़ा हो चुका था और उसने जख्मी चेहरे वाले लड़के को पकड़ लिया था, जो उसके साथ चाल चलना चाहता था। वो उसे लेकर कल्लन ने कांपते हुए पूछा, भाई बड़े भाई आपने उनके साथ क्या किया? क्या किया लाला ने उस आदमी के साथ? क्या सिद्धार्थ और लाला असली मास्टरमाइंड तक पहुंच पाएंगे? सिद्धार्थ और लाला सोनू का अपने और उसने जख्मी चेहरे वाले लड़के को पकड़ लिया था, जो उसके साथ चाल चलना चाहता था। वो उसे लेकर बगल के जंगल में चला गया और तभी जंगल से रोने चीखने की आवाजें आने लगी। अगले ही पल लाला खून से सने चाकू के साथ बाहर निकल आया। कल्लन ने कांपते हुए पूछा, भाई बड़े भाई आपने उनके साथ क्या किया? क्या किया जानने के लिए सुनते रहिए तू